पिन कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर का टाइम स्टैम्प है, सीधा क्लिक कर आप नए चैप्टर तक पहुंच जाओगे। और तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। लोग वहाँ पर बहुत ही घायल होकर जमीन में इधर उधर गिरे हुए थे और कुछ लोग अजीब तरीके से खड़े होते हुए रास्ते के बीच से बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए जा रहा था। और इस पूरी सिचुएशन को हमारा हीरो अपनी फ्लैट के 3rd फ्लोर से हैरान होते हुए देख रहा था और वो सोचता है अब दिन के दिन ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदतर बनता जा रहा है, बट अब मेरे को सही में थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। और फिर वो घर के अंदर जाते हुए कहता है मेरी कॉफी में और थोड़ा सा शुगर जल्दी जल्दी मेरे को डालना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसे खा नहीं पा रहा। वही दिखाई देता है उसके बिल्डिंग के नीचे इंसान लोग कुछ अजीब ही मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वही हीरो के लैपटॉप में एक गेम चल रहा था। तभी गेम के अंदर का एक टीम मेंबर कहता है हे गाइस, मैंने अभी न्यूज के अंदर देखा लोग अचानक से ज़ॉम्बीज़ के अंदर बदलने लगे हैं। और तभी उसका एक डरावना आवाज आता है मॉम तुम्हें अब क्या हो गया, तुम्हें क्या कर रहे हो। और उसी के साथ उसके एक बहुत ही दर्दनाक चीखने की आवाज गूंज उठता है और उसी के साथ वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। उसका गेम का कैरेक्टर भी प्ले करना रोक दिया था। तभी कॉल के अंदर ही एक दूसरा बंदा कहता है हे तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ पर हो, कुछ तो बताओ। और फिर अजीब तरीके से आवाज आने लगता है अरे पापा मैं तो यहाँ पर पढ़ रहा था, आप यहाँ पर क्यों आ गए। और उसके बाद उसका भी चीखने की आवाज गूंजने लगता है और फिर उसका भी गेम कैरेक्टर रुक जाता है। हमारे हीरो उसके कॉफी के कप को लैपटॉप के साइड पर रखता है और अब गेम के अंदर 4 में से 2 बंदा गेम खेलना छोड़ दिया था। वही तीसरा बंदा कहता है हे क्या तुम लोग अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं रख सकते, ये पेरेंट्स लोग ठीक से गेम भी नहीं खेलने देते। वही हीरो अपने हेडफोन को पहनता है और कहता है हे तुम अभी भी इस गेम के अंदर मेरा एकलौता टीममेट हो, मुझे बताओ क्या तुम्हारे आसपास तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह है, अगर है तो भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें बहुत ही जल्द काटने वाला है। दिखाई देता है दूसरी साइड के टीममेट को जो कि डेस्कटॉप में गेम खेल रहा था और वो शर्माते हुए कहता है अरे भाई तुम क्या अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता चला मेरा दोस्त अभी मेरे को काटने जा रहा है। और वो नीचे देखते हुए कहता है ना। और तभी उसके दोस्त का चेहरा पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदलने लगा था। उसके मुंह से खतरनाक 3 जीभ बाहर निकलता है और वो लड़का तेजी से चीख पड़ता है। वही हीरो के हेडफोन में वो लड़का हीरो से सलाह मांग रहा था वो किस तरीके से अपनी इस सिचुएशन से बच सकता है, बट हीरो कंटिन्यू रखता है और बस थोड़ा सा हमें आगे जाना है, फिर ये राउंड में हम लोग जीत जाएंगे। वही हेडफोन से बस आवाज ही गूंज रहा था मेरी मदद करो, और उसके आवाज बहुत ही जल्द कतराने में तब्दील हो जाता है। वही हीरो कहता है देखो तुम्हें अभी रिवाइव देने का कोई भी मतलब नहीं बनता, तुम मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद गेम में वो अकेले ही MVP ले लेता है और हेडफोन को खोलते हुए कहता है चलो एक बार फिर से बिना किसी टीममेट के साथ मैंने इस गेम को खत्म कर लिया है, ये हुई ना बात, मैं बिल्कुल इस गेम में प्रो हूँ। उसके साथ उसके घर के दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है और कोई पीछे से चीखती है लिन फैन मैं तुम्हारी पड़ोसी लियू ई हूँ, प्लीज दरवाजे को जल्दी से खोलो। वही फैन पीछे घूमता है और फिर दरवाजे को खुलता है। दिखाई देता है उसके दरवाजे के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्पल हेयर वाली लड़की खड़ी हुई थी और वो देखने में काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो कहती है पता नहीं आज सारे लोगों को क्या हो गया है, हर कोई बस काटने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है और इसी चक्कर में मैंने अपना घर का दरवाजे के चाबी को भी खो दिया, तो फिर क्या तुम मेरे को अपने घर पर रख सकते हो, मेरा यहाँ पर जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है और मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ इन सारे अजीब तरीके के लोगों से बचते बचाते। वही फैन काफी ज्यादा शांत था, वो अपने गाल खुजलाते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं मदद कर सकता हूँ, बट तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं जब तक न कहूँ तुम अपनी आंखें खोल नहीं सकते। लड़की शर्माती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है फैन मुझे पता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम मेरा जरूर से मदद करोगी, बट दूसरे ही पल एक स्ट्राइक को होते हुए दिखाया जाता है और फिर हीरो बिल्कुल एक कोल्ड आवाज में कहता है चलो मैंने तुम्हारा मदद कर दिया है, इस तरीके से तुम एक काटने वाले ज़ॉम्बी के अंदर नहीं तब्दील होगे। जिस भी इंसान को एक ज़ॉम्बी एक बार के लिए भी काट लेता है वो भी बहुत ही जल्द एक ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो जाता है। और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक पोटेंशियल ज़ॉम्बी को खत्म करा है, इसके कारण से आपको 1 पॉइंट दिया जाता है। फैन अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और अंदर चला जाता है, जबकि उस लड़की के बेजान शरीर उसी के दरवाजे के सामने पड़ा रहता है। हीरो कहता है मैं हूँ लिन फैन और मैं कोई अंतर्जामी नहीं हूँ, मैं बस एक गेम डिजाइनर हुआ करता था और मेरा जिंदगी बहुत ही ज्यादा आम था जो कि बस 1 घंटा पहले पूरी तरीके से बदल गया। हीरो दोबारा से कंप्यूटर चेयर पर आकर बैठता है और सोचता है कि 1 घंटा पहले उसने जब इस दरवाजे को ओपन करा था और इस लड़की को घर में
आने दिया था वो कुछ ही पल के बाद एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया और हमारे हीरो को ही काट लिया। और जब वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था तभी उसके सामने ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स सर्वाइवल सिस्टम एक्टिव हुआ और इसी से उसने दोबारा से 2 घंटे पहले की दुनिया पर पहुंच गया। दिखाई देता है उसका नाम लिनफेन है जिसका नॉर्मल स्ट्रेंथ 10 था जो कि अभी के टाइम 11 हो चुका है। बॉडी स्पीड दोनों ही 10-10 करके थे और उसके पास जो 1 पॉइंट्स था जो कि अभी उसको मिला था उसको वो अपने स्ट्रेंथ के साथ जोड़ लेता है। मैं हीरो सोचता है तो फिर ये सिस्टम सही में काम करता है, अगर मैं ज़ॉम्बीज को खत्म करूंगा तो फिर मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर चलो देखते हैं। उसके साथ दिखाई देता है बाहर उस लड़की के ज़ॉम्बी बॉडी को एक दूसरा ज़ॉम्बी खा रहा था और तभी हमारे हीरो अपने दरवाजे को खोलते हुए एक बहुत ही कोल्ड लुक देता है। भाई वो अजीब सा बहुत ज़ॉम्बी हीरो के ऊपर हमला करने के लिए दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है, बट हीरो एक बहुत ही स्विफ्ट मूव के साथ उसके गर्दन को काट देता है और कहता है हम तो सभी पड़ोसी हैं, तो मेरे ऊपर दहाड़ क्यों रहे थे? मैं तो बस इस चीज को कंफर्म कर रहा था कि ज़ॉम्बी खत्म करने से मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे या फिर नहीं। तभी हीरो को दोबारा से एक पॉइंट मिलता है और फिर हीरो उसी घर के सामने के बेजान शरीर को देखते हुए सोचता है इसके इस हालत को देखकर लग रहा है ये और भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज को मेरे घर के पास अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल एक चारी की तरह। और वैसे भी उसने कहा था मुझे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर मैं इस घर के दरवाजे के पीछे छुपा रहूंगा और जब भी कोई उसको हार्म करने के लिए आएगा मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। अब कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है हमारे हीरो ने वहाँ पर ज़ॉम्बीज का पहाड़ बना दिया था और फिर वो परेशान होते हुए कहता है मैं इस हुई को प्रोटेक्ट करते हुए काफी ज्यादा थक चुका हूँ, बट तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ूंगा। और तभी जब वो नीचे देखता है वो हैरान होते हुए सोचता है अरे हुई कहाँ पर गई? और तभी वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचता है ओह अच्छा, तो फिर क्या इन सारे ज़ॉम्बी ने थोड़ा थोड़ा कर इसको अपने पेट के अंदर समा लिया। अरे यार मेरा प्रॉमिस टूट गया, ऐसे कैसे चलेगा? और फिर वो आसपास को देखते हुए कहता है और ये जगह भी काफी ज्यादा गंदगी से भर गया है, अगर ये इसी तरीके से रहा तो फिर बहुत ही जल्द गंद के कारण से मैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और एक हॉलवे बिल्कुल एक पब्लिक एरिया होता है और मैं इसको क्लीन करूंगा। इसके साथ वो उन सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज के बॉडीज को पकड़ के बांध लेता है और फिर उनको खींचते हुए ले जाने लगता है। तभी उसको अचानक से साइड से एक सरसराहट का आवाज सुनाई देता है। वो साइड में देखता है व्हील चेयर में एक आदमी धीरे धीरे हॉलवे से आगे आ रहा था। तभी दिखाई देता है ये आसमान में कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक लेवल में इवॉल्व हुआ ज़ॉम्बी था और वो व्हील चेयर से उठते हुए हमारे हीरो को काटने के लिए जा रहा था। वही हमारा हीरो उसको काटते हुए कहता है अरे अंकल चैंग आप तो दूसरे मंजिल पे रहते थे, इतनी ऊंचाई तक कैसे आ गए? और फिर वो सामने व्हील चेयर को देखता है और उसे खटकता है कि अंकल चैंग साहब से उसके मदद करने के लिए व्हील चेयर से यहाँ पर पहुँच गया था। वही हीरो उन सारे ज़ॉम्बीज के बॉडी को व्हील चेयर में उठाता है और फिर तेजी से नीचे ले जाने लगता है। वो काफी ज्यादा खुश था कि अब उनको खींचते हुए नहीं ले जाना पड़ेगा और वो एक स्माइल के साथ कहता है अंकल चैंग आप चिंता मत करिए, आपकी आत्मा के शांति के लिए मैं अपने काम को करने के बाद इस व्हील चेयर को आपके घर के सामने ही रख दूंगा। कुछ टाइम के बाद हीरो ने जैसे कि कहा था व्हील चेयर को जैंग के घर के सामने रख दिया था और वो सारे ज़ॉम्बीज के बॉडीज को डस्टबिन में आकर फेंका था। बट फिर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इन ज़ॉम्बीज के बॉडीज को गीले वाले डस्टबिन में रखना चाहिए या फिर रिसाइकिल वाले। लगता है शहर के अंदर अकेले जिंदा रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर कोई भी मेरे को ज्ञान देने के लिए नहीं है। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आता है। फैन पीछे देखता है और एक बिल्डिंग के दूसरे मंजिल से एक टकलू सा इंसान फुसफुसाते हुए हमारे हीरो को हाई करता है। भाई हीरो मन मन सोच रहा था ये अंकल झो का बदतमीज बेटा है। दिखाई देता है इस लड़के के सिर पर एक भी बाल नहीं था और वो हमारे हीरो को एक स्माइल देते हुए अपने हाथ को वेव कर रहा था। भाई हीरो मन मन सोचता है ये लड़का देखने में काफी ज्यादा भोला लगता है बट ये हद से ज्यादा कमीना है। इसने एक दिन मेरी बाइक को चोरी कर लिया था और मेरी हजारों कोशिश के बावजूद इसने मेरे को साइकिल देने से इनकार कर दिया, तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया जिससे कि वो दूसरे ही दिन मेरे को अपना साइकिल लौटा दिया। बट उसके बाद पुलिस को कॉल करने के लिए मेरे को दोबारा से पीटा था। अभी के टाइम हीरो एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है अब तुम्हें क्या दिक्कत है? वो नकली लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन मन सोचता है ये लड़का क्या पागल हो चुका है, वो इतनी जोर से बात कैसे कर सकता है? क्या उसे डर नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आवाज सुनते हुए पहुंच जाएंगे? बट इससे मुझे क्या, मैं तो दूसरे मंजिल पर हूँ। चलो देखते हैं। इसके साथ वो एक पेपर पर लिख के उसे दिखा रहा था उसे कुछ पानी और खाने का जरूरत है, क्या वो उसको इसमें मदद कर सकता है? हीरो उसको देखता है और कहता है ऐसा मैं क्यों करूँ, इससे मेरा प्रॉफिट क्या है? वो टकलिया पूरी तरीके से हैरान हो गया था और वो मन मन सोचता है इसका इतना ज्यादा हिम्मत, ये मेरे को इनकार करने का दुस्साहस दिखाए। मैं वो अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है शांति शांति, ये बिल्कुल एक बुद्धू सा लड़का है और इस तरह के लड़के को ठगना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। फिर वो पेपर में लिखता है अगर मैंने जो कहा तुमने वो किया तो फिर तुम मेरे घर पर भी रह सकते हो और फिर मैं तुमको लेकर एक सीक्रेट बेस के अंदर भी ले जाऊंगा
दिखाऊंगा जहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएंगे। भाई फैन जोर से कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कि तुम्हें और कुछ बोलना है या फिर मैं चाहूँ? अब वो टांकलिया अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो पेपर को अपने हाथ में कुचलता है और फिर मन ही मन सोचता है, अब तुमने मुझे जो गुस्सा दिलाया है अब इसका तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा। और वो हमारे हीरो की तरफ बर्तन फेंकते हुए कहता है, अगर तुम इतने शिद्दत से मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। वो सारे बर्तन जब जमीन में आकर गिरता है वहाँ से काफी ज्यादा शोरगुल का आवाज निकलता है, जिससे कि आसपास के ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हुए हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। भाई टांकलिया हंसते हुए कहता है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा हीरो बन रहे थे ना, चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा पैर जम चुका है कि तुम और दौड़ भी नहीं पा रहे। भाई हमारे हीरो को कहाँ दौड़ने की जरूरत था, वो अपने शार्प नाइफ का इस्तेमाल करते हुए दोनों ज़ॉम्बीज़ को तुरंत ही वहाँ पर खत्म कर देता है और उसके साथ उसे पॉइंट्स भी मिलता है। और इस ब्रूटल सीन को देखते हुए वो टांकलिया काफी ज्यादा डर गया था। वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था और वो मन मन सोचता है क्या ये लड़का पहले से ही इतना ज्यादा ताकतवर था। बट तभी वो खुश हो जाता है क्योंकि एक मोटा सा ज़ॉम्बी हमारे हीरो को पीछे धकेल रहा था। भाई ऊपर से टांकलिया हंसते हुए कहता है, अब लगता है तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा, तुमने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है और एक ही ज़ॉम्बी तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होगा। भाई फैन उस पूरे ज़ॉम्बी को ही अपने कंधे में उठा लिया था और कहता है, हाँ यहाँ पर एक तो है, बट तुम्हें लगता है ज़ॉम्बीज़ बुलाने का काफी ज्यादा शौक है तो फिर इसको तुम अपने पास रखो। इसी के साथ वो उस मोटे से ज़ॉम्बी को उस टांकलिया के ऊपर फेंक देता है। भाई वो मोटा सा ज़ॉम्बी बिल्कुल पापा की पड़ा बनकर हवा में उड़ते हुए आ रहा था। भाई वो टांकलिया जिसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चीखते हुए कहता है, हे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? भाई दूसरे सीन पर वो टांकलिया उस मोटे से ज़ॉम्बी को अपनी गोद में पकड़ लिया था। देखने में लग रहा था वो लोग बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर है। भाई हीरो साइकिलिंग करते हुए और कहता है, अब तुम इसके साथ हमेशा बात करते रहना, मैं चला। और इसके साथ पीछे बाय बाय करके जाने लगता है। भाई पीछे से बस उस लड़की के चीखने की आवाज गूंजने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट पर, जहाँ पर आने के टाइम हमने हीरो ने और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को रास्ते पर खत्म करा था, जिसके कारण से उसको काफी सारे पॉइंट्स भी मिलते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारे हीरो ने सारे सामान को पैक कर लिया था और उसे ज़ॉम्बी मैनेजर को दिखाता है और कहता है, क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? भाई वो ज़ॉम्बी गर्र करता है, जिसे हाँ मानते हुए थैंक यू करते हुए हीरो बाहर आ गया था। फिर वो अपने नाइफ को देखता है जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। भाई वो उसे देखते हुए कहता है, मैंने अभी के लिए तो कुछ खाना वगैरह और कुछ फार्मिंग करने के लिए फसलों के बीज भी ले लिया है, जिससे कि मैं बहुत ही जल्द उनका पेड़ बनाकर उनके फ्रूट्स को खा सकूं और मेरे को बार बार इस सप्लाई मार्केट तक आना नहीं पड़ेगा। बट अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेरा एक प्लेट, मेरे को एक दूसरा वेपन का जरूरत है। तभी अचानक से साइड से उसे काफी ज्यादा आवाज आता है और वो हैरान होते हुए रास्ते के दूसरे साइड पर देखता है। दिखाई देता है एक बस तेजी से गली से आ रहा था और उस बस के आवाज के कारण से उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी दौड़ते हुए आ रहे थे। भाई वो बस बिल्कुल ट्रकों बनकर हॉर्न बजाते हुए हमारे हीरो के सामने पहुंच गया था। भाई हमारे हीरो रात के अंधेरे में इस तेज रोशनी को देखकर पूरी तरीके से वहाँ जम सा गया था। उसे आज से बहुत साल पहले की एक स्टोरी याद आता है, जहाँ पर एक पिंक हेयर वाली लड़की चीखती हुई कहती है, वो कमी औरत ऑलरेडी बहुत टाइम पहले मर चुकी है, अब इस लड़के से मेरे को कब तुम छुटकारा दोगे? मैं जब भी इसको देखता हूँ मेरा पूरा शरीर जल उठता है। भाई साइड से एक आदमी पैनिक करते हुए कहता है, बहुत ही जल्द मैं बस एक अच्छा सा फैमिली ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं इसे एडॉप्शन के लिए दे सकूँ। भाई वो औरत चीखते हुए कहता है, तुम एक हफ्ते से बस यही कह रही हो, तुम्हारा ये जल्दी कब खत्म होगा? भाई कार के पीछे की सीट में एक छोटा सा लड़का एक टेडी बियर को पकड़ते हुए रो रहा था। वो मन ही मन सोचता है, मॉम अब कहाँ पर चली गई? पापा और आंटी मेरे को अपने साथ नहीं रखना चाहते, प्लीज मेरे पास आइए और मुझे बचाइए, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है। भाई वो पिंक हेयर वाली औरत गुस्सा करती हुई कहती है, जरा देखो ये पूरा दिन बस रोता रहता है, मेरे को बस इसको देखते ही पीटने का मन करता है। भाई तभी वो गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहता है, इस गाड़ी को अभी भी रोको, मैं इसका रोना और सहन नहीं कर पा रही, इसे एक लेसन देना काफी ज्यादा जरूरी है, जल्दी से रोको इसे। भाई वो आदमी उस औरत को रोकने का कोशिश कर रहा था, बट तभी उनका सामना एक ट्रक उनसे हो जाता है। भाई हमारे हीरो का आंखें पूरी तरीके से सिकुड़ गया था और फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि हमारे हीरो को पूरी जिंदगी के लिए एक ट्रॉमा मिल जाता है। भाई वो बस हमारे हीरो के साइड में आकर रुक जाता है और उसका ड्राइवर ट्रोल करते हुए कहता है, हे क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? देखो अगर तुम चाहो तो बस के अंदर भी आ सकते हो, हे क्या तुम इस बस के अंदर आना चाहते हो? और तभी उसका चेहरा एक सार्कास्टिक स्माइल से भर जाता है और वो ट्रोल करते हुए कहता है, बट मैं तुम्हें बस के अंदर नहीं लेने वाला, मेरे को तुम्हें उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वही हमारा हीरो उस ट्रॉमे के अंदर पूरी तरीके से खोया हुआ था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। बस के अंदर एक चश्मे लड़का ड्राइवर के पास आते हुए कहता है, वहाँ तुम क्या कर रहे हो? क्या
क्या हमारे टीचर ने नहीं कहा था सबकी मदद करने के लिए उसे जल्दी से बास के अंदर लो, नहीं तो वो उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाएगा। ये बुली लड़का हद से ज्यादा क्रूर था। वो अपने नाइफ को चलाते हुए कहता है, ये एपोक्लिप्स का दुनिया है, यहाँ पर कोई टीचर का रूल्स नहीं चलता। और तुम चश्मिश, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम मेरे को लेक्चर दे सकते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। यहाँ पर मैं जो कहूँगा वही होएगा। इसके साथ वो उस लड़के को बस के बाहर धकेल देता है और एक एरोगेंट लुक बनाते हुए कहता है, अगर तुम्हें उस आदमी का इतना ही ज्यादा परवाह है तो फिर जाओ और उसके साथ एक साथ मरो। वो उसको बस से फेंकते हुए आगे बढ़ जाता है। वही बस के शीशे से दिखाया जाता है हमारे हीरो अभी भी बिल्कुल उसी जगह पर जम के खड़ा हो गया था। मेरी बस में लड़का हैरान होते हुए कहता है, इस आदमी के साथ क्या दिक्कत है? इसने बस एक किचन नाइफ को अपने हाथ पर पकड़ रखा है। क्या वो बस इस नाइफ के साथ उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा है? और वो हंसते हुए कहता है, कितना ही ज्यादा बुद्धू है, पागल कहीं के, तुम बस अपना मौत का इंतजार कर रहे हो। भाई हमारे हीरो फाइनली गंभीर आवाज में कहता है, क्या मौत? मैं कभी नहीं मरूंगा। वो याद करता है उसके मम्मी उसके सिर सहलाते हुए कहता है, तुम जब बड़े बनना तब तुम एक साहसी, ताकतवर, ऑनेस्ट और काइंड इंसान बनना, और याद रखना यही तुम्हारा मम्मी है जो कि तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहेगी। और फिर वो नाइफ को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है, मैंने मम्मी को प्रॉमिस करा था मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और जब तक ना मैं इसे प्रूव कर लेता तब तक मैं मौत को स्वीकार नहीं करने वाला। इसके साथ वो नाइफ को सामने की तरफ फेंकता है। वो सीधा जाकर गाड़ी के टायर में लगते हुए उसे पंक्चर कर देता है, जिसके कारण से बस सीधा जाकर एक पोल से टकराता है और फिर उलट जाता है। वो बुली लड़का धीरे धीरे बस के नीचे से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था, बट उसके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल था। वो उसी जगह पर पूरी तरीके से फंस गया था। उसी वक्त फैन अपने साइकिल को लेकर उसके सामने पहुंचता है। वही वो बुली लड़का कतराते हुए कहता है, मैं काफी ज्यादा गलत था, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, प्लीज मेरा मदद करो। वही फैन एक कोल्ड आवाज में कहता है, नहीं तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलती करा है, तुम यहाँ पर डरी हुई हो, तुम्हें लग रहा है तुम यहाँ पर मरने वाली हो और इसके कारण से तुम्हें ये सब बात सूझ रहा है। वैसे चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा जो कि शायद से तुम्हें बचा भी ले। और इसी बात के साथ वो साइकिल को चलाते हुए जाने लगता है, जबकि वो बुली लड़का चीखता रहता है, क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? इस एपोक्लिप्स के टाइम यहाँ पर मेरा कौन सा दोस्त आएगा? प्लीज यहाँ पर लौट के आओ और मेरा मदद करो। भाई तभी उसका वो चश्मिश दोस्त उसके सामने पहुंच जाता है, जिसको कि वो कुछ ही टाइम पहले बास से निकल दिया था। वो अभी के टाइम एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था और फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उस लड़के को घेर लिया था। और अब तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होने वाला था। सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो के पास। वो धीरे धीरे साइकिलिंग करते हुए एक खाली सी गली से जा रहा था। तभी उसके सिस्टम पैनल पर उसके एट्रीब्यूट को दिखाया जाता है। उसका स्ट्रेंथ ऑफ 35 तक पहुंच गया था, स्टेमिना और स्पीड 10-10 कर बढ़ गया था और उसका पॉइंट्स दोबारा से 0 हो चुका था। और तभी अचानक से एक घर के ऊंची मंजिल से वो हमारे हीरो को चीखते हुए कहता है, लड़के प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज। दिखाई देता है वहाँ पर एक औरत थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो छोटा सा लड़के मन ही मन सोचता है, कल से यहाँ के आसपास बस ज़ॉम्बीज इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ पर ये लड़का कहाँ से इतने आराम से जा पा रहा है। मेरी हीरो रुकता है और उनको देखते हुए मन ही मन सोचता है, यहाँ पर एक छोटा लड़की भी है और देखने में लग रहा है शायद से ये लोग भूखे हैं, चलो देखते हैं एक बार। सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर हमारे हीरो उस घर के मेन दरवाजे के सामने पहुँच गया था। वो औरत घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, प्लीज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस मेरी इस छोटी सी बेटी के लिए कुछ खाना मांग रहा हूँ। हमारे घर में खाने का कोई भी चीज नहीं बचा है और इसके अलावा मेरा हस्बैंड भी बहुत टाइम पहले इस दुनिया से चल बसा है, हमारा कोई भी सहारा नहीं है। प्लीज अगर आप हमें थोड़ा सा खाना का बंदोबस्त कर दे तो फिर हम आपके बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे। भाई हमारे हीरो उस औरत को 2 बड़े-बड़े कद्दू देता है और उसी के साथ साथ 2 और भी फ्रूट्स, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है। भाई हीरो कहता है, मैं ये सब आपको बेचता हूँ। भाई वो औरत मन मन सोच रहा था, क्या ये मेरे को ये सब बेच रहा है? क्या इस अजीब से माहौल में पैसा कुछ मैटर भी करता है? बट जो भी हो, इसे अगर कुछ चाहिए होगा मैं वो देने का पूरा कोशिश करूंगी। भाई हमारा हीरो का नजर घर के अंदर शोकेस के अंदर सजाए गए एक तलवार पर पड़ता है। भाई वो औरत भी इसे देखता है और बिना किसी सवाल के उस तलवार को हमारे हीरो के हाथ सौंपते हुए कहता है, ये चीज मेरे गुजरे गए हस्बैंड ने खरीदा था, वो किसी गेम को बहुत ज्यादा खेलते थे और ये उसी गेम के एक तलवार का रेप्लिका है, अगर आप इसे रखना चाहे तो फिर रख सकते हैं, ये असली मेटल से बना है। भाई हमारे हीरो बहुत ही खुश होते हुए तलवार को लेता है और हिचकिचाते हुए कहता है, मैं इसे लेना तो नहीं चाहता, बट अगर आप इतना ही जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो फिर मैं इस तलवार को रखता हूँ। भाई पीछे से वो औरत परेशान होते हुए कहता है, हाँ हाँ इसे रख लीजिए, वैसे भी हम माँ बेटियों को ये तलवार किसी काम को नहीं आएगा। भाई फैन बहुत ही खुश होते हुए उन दोनों को बाय बाय करते हुए जा रहा था और वो जाते वक्त कहता है, ठीक है आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप अपने बच्ची का ख्याल रखना और ऐसा मत सोचना कि मैं इस कीमती तलवार को फ्री में लेकर जा रहा हूँ, अगर बाद में कभी भी आपको मेरा जरूरत पड़े तो आप बेशक मेरे को कॉल कर बुला सकती हैं। वही वो छोटा लड़की हैरान होते हुए कहती
कहती है, मम्मी ये अंकल काफी ज्यादा अजीब है। मैं इसका मॉम फिसफिसाते हुए कहता है, बच्चे लोगों के सामने ऐसा नहीं कहते। सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो तलवार को लेकर फ्लैट से बाहर आ गया था और वो मनी मन सोचता है ये तलवार फ्रॉस्ट मॉर्नी नाम के एक गेम का लीजेंडरी तलवार है। इस रेप्लिका को मैं हमेशा से खरीदना चाहता था बट ये हद से ज्यादा महंगा था। लगता है इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए मैं अब काफी सारे ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर पाऊंगा। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था उसके सामने वाले एक दूसरे बिल्डिंग से कोई तो बहुत ही चीखते हुए नीचे गिर रहा था और फिर वो जमीन में गिरता है और उसके आवाज सुनकर हमारे हीरो भी उसे देखता है, दिखाई देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण से वो लड़की तभी अपनी जान से हाथ धो बैठती है। वही एक ऊंचे से फ्लोर से एक मोटा सा आदमी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कहता है, ये लड़की मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे विरुद्ध। इसका तो यही होना चाहिए, पूरा वेस्ट हो गया। पता नहीं बाद में कब जाकर दोबारा से मेरे को एक ऐसा मटेरियल मिलेगा। वो उस लड़की को बिल्कुल एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहा था। भाई हमारे हीरो उस सब को देखते हुए मनी मन सोचता है, लगता है इसको पहले किसी ने टॉर्चर करा था और इसके आंखें देखकर ही समझ में आता है ये कितना ज्यादा बेबस और मायूस थी। इसके साथ साथ वो बदला लेने के लिए कितना ज्यादा गुस्सा थी। इस लड़की का चेहरा बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। फिर वो गुस्से में ऊपर देखते हुए पूछता है, हे तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? ऊपर से वो मोटा लड़का हैरान होते हुए सिगरेट को साइड में करता है और मन मन सोचता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इस अजीब से समय में कोई स्ट्रीट के अंदर इतने आराम से घूम रहा है। चलो जो भी हो, ये मेरे को सवाल कैसे पूछ सकता है? और वो गुस्से में कहता है, हे तुम कौन हो? तुम इस बिल्डिंग के अंदर नहीं रहते और वैसे भी ये पूरा बिल्डिंग मेरा टेरिटोरी है। यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ और इस बिल्डिंग के अंदर जो भी है वो सब कुछ मेरा है। और ये औरत भी इसी बिल्डिंग पर रहता था। वह हीरो बैठते हुए सोचता है, मेरे को कुछ न कुछ तो जरूर से करना पड़ेगा। वो छोटा लड़की और उसका मॉम भी इसी बिल्डिंग में रहता है, नहीं तो बहुत ही जल्द उनका भी जान खतरे में पड़ जाएगा। वो उस लड़की को उठाता है और ऊपर देखते हुए कहता है, तो तुम 5th फ्लोर के अंदर रहते हो, बस मेरा इंतजार करो। भाई ऊपर से वो मोटा आदमी उसके बात को तो नहीं सुन पाता बट वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का क्या पागल हो चुका है? ये इस बॉडी को ले जाकर कब्र में डालेगा। कितना ही ज्यादा वक्त का बर्बादी है। पता नहीं कहां से ये लूजर लोग आ जाते हैं, मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। इसके साथ वो अंदर जाने लगता है। फिर एक जूस के कैन को खोलते हुए कहता है, इस एपोक्लिप्स के टाइम भी मेरे को इन बुद्धू लोगों से मिलना पड़ा है। लगता है आज का दिन सही में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बदनसीब है। फिर वो जूस की चुस्की लेते हुए कहता है, अब मेरे को एक दूसरा खिलौने को उठाकर ले आना पड़ेगा। सच में इस एपोक्लिप्स के टाइम में जो मनमर्जी कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। और उसी वक्त अचानक से दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है। वो आदमी हैरान होता है, फिर बेसबॉल बैट को लेते हुए दरवाजे के सामने आकर पहुंचता है और हैरान होते हुए कहता है, अब मेरे को ये मत बताना यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी आ चुका है। अगर सही में इस हॉलोवे के अंदर कोई ज़ॉम्बी आ गया हो तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूंगा और अपने दूसरा खिलौने को अपने घर तक कैसे ले आऊंगा? सच में ये तो काफी ज्यादा परेशानी की बात हो गई। और वो दरवाजे के होल से बाहर दिखने का कोशिश करता है। बाबर एक अजीब से ज़ॉम्बी के चेहरे को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए वो मोटा सा लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए जमीन में गिर जाता है और डरते हुए कहता है, ये क्या था? भाई हमारे हीरो ने असल में उस औरत को पकड़ रखा था और वो कहता है, हे दरवाजे को खोलो, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। वो मोटा लड़का मन मन सोचता है, तो तुम पागल लड़के, तुम अब मेरे घर के सामने भी पहुंच गए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ यहाँ से भाग जाओ। बट तभी उसके दिल में एक खुराफती प्लान आता है और वो सोचता है, चलो मैं यहाँ से जोर जोर से चीखूंगा जिससे कि आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ इसे पकड़ने के लिए आ जाएंगे और मैं यहाँ पर अंदर बहुत ही आराम से सेफली छुपा रहूंगा। बट तभी जब वो और कुछ सोच पाता, दरवाजा तेजी से उसके मुंह के सामने टूट के खुलता है और हमारे हीरो दरवाजे से घर के अंदर एंटर करता है। वो मोटू हैरान होते हुए सोचता है, ये तो सिक्योरिटी डोर था, इसने इतने सॉलिड और हेवी डोर को कैसे बस अपने किक के द्वारा तोड़ सकता है? क्या ये कोई इंसान भी है? भाई हमारे हीरो घर के अंदर के सारे सामानों को देखता है और उसे समझ में आता है शायद से इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये मोटा सा आदमी अपने चीजों को टॉर्चर करता था। भाई हीरो उस सब को दरवाजे के साइड में बैठाता है। भाई वो मोटू गुस्से में कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे घर में एक सब को उठाकर लेकर आए हो। तभी फैन एक डेविलिश लुक देते हुए कहता है, क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ तुम किस तरीके के प्राइस को अब प्रे करने वाले हो। मैं उसके आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। सेंसिप्ट होता है 2 घंटे के बाद और वो एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चीख रहा था, हे मुझे छोड़ दो, तुम एक जानवर हो और तुम अब मेरे को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? दिखाई देता है उस मोटू को बांध रखा गया था और हमारे लीन बिल्कुल उसे एक कुत्ते की तरह खींच कर ले आ रहा था और वो गंभीर आवाज में कहता है कि इस दुनिया के अंदर एक क्रिमिनल को पनिश करना बहुत ही ज्यादा आम चीज
नहीं है तो मैं तुम्हें पुलिस के हाथ सौंपने जा रहा हूँ, जब लॉ तुम्हारा ख्याल रखेगा। भाई वो मोटू गुस्सा होते हुए कहता है, क्या आम सी दुनिया लॉ? क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम एक साइकोपैथ हो? क्या तुमने कोई ज़ॉम्बी मूवी या फिर नोवेल वगैरह नहीं देखा है? भाई फैन पीछे घूमते हुए कहता है, हाँ देखा है ना। तभी वो मोटू गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुमने देखा है तो तुम्हें ये भी पता होगा लोग यहाँ पर कैसे सरवाइव करना चाहिए। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर राज करता है। यहाँ पर लोग जो चाहे वो कर सकता है। भाई फैन उसे एक थप्पड़ देते हुए कहता है कि तुम पागल हो, नोवेल या फिर मूवी ये सब फैंटेसी होते हैं। कि तुम्हें फैंटेसी और रियलिटी के अंदर फर्क भी नहीं पता। भाई वो मोटू बिल्कुल बेबस था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे हीरो के साथ असल में दिक्कत क्या है। भाई हमारे हीरो उसको सीधा पुलिस स्टेशन के दरवाजे के सामने फेंक देता है। भाई वो मोटू घायल होते हुए कहता है, मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो मनी मन सोचता है उसका हालत सच में काफी ज्यादा खराब लग रहा था। और वो मनी मन सोचता है इस लड़के के शरीर में भी मॉन्स्टर जैसा पावर है। इसने बस अपने एक किक के साथ मेरी सिक्योरिटी डोर को भी तोड़ दिया और अभी मेरे को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। और वो फैन को चीखते हुए कहता है, हे तू पागल इंसान, मैं तुम्हें और कितनी बार कहूँ, ये एक डिजास्टर का वक्त है। पुलिस स्टेशन भी पूरी तरीके से खाली है। अगर तुम यहाँ पर मेरे को लेकर भी आओ, ये पूरी तरीके से यूजलेस है। यहाँ पर कोई मेरे को पनिश नहीं करने वाला। वही फैन एक क्रीपी लुक देते हुए हंसते हुए कहता है, किसने कहा यहाँ पर कोई लोग नहीं है? जरा पीछे तो देखो। दिखाई देता है उस पुलिस स्टेशन के अंदर से कुछ लाल कलर के आंखें चमक उठता है और दूसरे पल बहुत सारे ज़ॉम्बी पुलिस उस मोटे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। भाई हीरो कहता है, पुलिस अगर ज़ॉम्बी हो गए फिर भी क्या हुआ, वो लोग तो अपने पोस्ट और अपने पोजीशन के अंदर ही है। वो अभी भी बुरे लोगों को पनिश करते हैं। चलो अब अपना सजा भुगतो। शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को शहर के अंदर के एक लाइब्रेरी के सामने, जहाँ पर एक आर्मर्ड जीप खड़ा हुआ था और अंदर से कोई कहता है, सारे लोग अपने अपने हथियार को तैयार कर लो। अगर अंदर हमें ज्यादा ज़ॉम्बीज देखने को मिले तो फिर जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना है। और आवाज बिल्कुल नीचे और लाउडोंग हमारे लिए यहीं पर इंतजार करना। भाई गाड़ी का ड्राइवर असल में लाउडोंग था और वो सीरियस होते हुए कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम सारे लोग सेफ रहोगे। भाई एक औरत उतरते हुए कहता है, हमारा यहाँ पर बस एक ही गोल है, इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ बहुत ही कीमती मेडिकल बुक्स है जो कि हमें कलेक्ट कर लेकर जाना है। भाई तो बाकी के लोग हाँ में जवाब देता है। फिर वो लोग धीरे धीरे चलते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर की काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। और वो व्हाइट टी शर्ट वाला आदमी कहता है, लगता है अभी के टाइम हम लोग काफी ज्यादा लकी निकले, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी का आहट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो औरत उन दोनों को रोकता है और फिर खुद एक नाइफ को बाहर निकलते हुए दरवाजे के साइड पर ठोकता है। वो चाह रहा था कि आवाज के कारण से कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर दिखाई दे। तभी वो आर्मी शर्ट वाला लड़का कहता है, अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया, लगता है सही में ये जगह खाली है। फिर दरवाजे को पूरी तरीके से खोला जाता है और औरत दोनों को कहता है, फिर भी तुम लोग बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना और मेडिकल बुक्स को जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर हमें यहाँ से सीधा निकलना है। और उसी वक्त लाइब्रेरी के अंदर से फैन बाहर निकलते हुए उन सभी को हेलो करता है। इस अचानक से हुए गए एनकाउंटर से वो सारे लोग बुरी तरीके से पैनिक में आ गए थे और वो व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का तो डरते हुए जमीन में ही गिरते हुए कहता है कि अभी के टाइम ज़ॉम्बीज ये फोड़ फोड़कर बात भी करना शुरू कर दिए हैं। मेरी फैन उनको शांत करते हुए कहता है, अरे मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक सच्ची में इंसान हूँ। मैं वो औरत कहता है, तुम्हें हमें बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फैन एक बुक को बाहर निकलते हुए कहता है, लाइब्रेरी के अंदर लोग किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए है ना, तो मैं भी यहाँ पर पढ़ ही रहा था। मैं वो व्हाइट टी शर्ट वाला आदमी उस औरत को फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे लगता है ये सही में एक इंसान है जो कि बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दे रहा है। तभी लड़की फैन से माफी मांगते हुए कहता है, सही में हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हमें माफ करिए। भाई फैन पीछे घूमते हुए कहता है, अरे कोई ना, बस अंदर जाकर ज्यादा शोरगुल मत करना क्योंकि ये लाइब्रेरी है ना, अंदर बात करना अलाउड नहीं है। भाई वो आर्मी वाला लड़का धीरे से कहता है, मैम मैं इसके पीछे के इस तलवार को पहचानता हूँ, ये एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन गेम का रेप्लिका तलवार है और वो इस एपोक्लिप्स के टाइम इसे लेकर घूम रहा है, लगता है ये कोई आम इंसान तो कतई नहीं हो सकता। भाई वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का कहता है, हाँ मुझे भी लगता है ये उसका कोई ट्रैप हो सकता है। वही वो औरत अंदर एंटर करते हुए कहती है, सारे लोग चौका न रहना और ज्यादा आवाज मत करना, हमें फालतू में इस लड़के के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। दोनों हाँ में जवाब देता है और बुक ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर वो औरत धीरे धीरे जब बैग के अंदर बुक को डाल रहा था, वो धीरे से फैन को देखता है जो कि शांति से एक टेबल पर बैठकर आराम से पढ़ रहा था और वो सोचता है, इस लड़के के साथ कुछ न कुछ दिक्कत तो जरूर से है, मैं बस जल्दी से बुक को लेते हुए यहाँ से निकलना चाहती हूँ। फिर बाकी के दोनों लोग भी आ जाते हैं और लड़की कहती है, तो फिर हमारा काम यहाँ पर हो गया, चलो हम लोग बाबा से लौटते हैं। उसी वक्त फैन धीरे से कहता है, सभी लोग रुक जाओ। वो दोनों लड़के काफी ज्यादा डर गए थे, वो लोग मनी मन सोच रहे थे, मेरे को पहले से ही पता था ये पहले से ही कोई ना कोई स्कीम को रच रहा था, अब लगता है वो अपना चाल चलना शुरू कर दिया है, अब हमारा क्या होगा। भाई लड़की कहती है, हाँ बताओ क्या तुम्हें कुछ पूछना है। फैन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम लोग यहाँ से इतने सारे बुक्स को लेकर जा
रहे हो? क्या इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा? ये लाइब्रेरी सरकारी है, न कि तुम्हारे अपना। तो फिर जाने से पहले कम से कम बुक्स के नेम को रजिस्टर कर जाओ, जो कि नॉर्मली रूल रहता है। सारे लोग वहाँ पर बिल्कुल पत्थर बन गए थे। लड़का हैरान होते हुए कहता है, ए भाई, क्या तुम्हारा दिमाग सही तरीके से चल रहा है? क्या तुमने बाहर की दुनिया को देखा है? तुम्हें अभी भी रजिस्टर की पड़ी है? भाई वो आर्मी के जवान कहता है, लगता है ये कोई मेंटल हॉस्पिटल से भागा गया पेशेंट है। और हाँ, मुझे याद भी है इस शहर के अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल भी था। भाई वो औरत फाइनली अपने आप को संभालते हुए कहता है, प्लीज हमें माफ करना, बट मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता है? और वो मनी मन सोच रही थी, सच में मेरे दोनों टीम मेंबर्स ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा था। इस लड़के के अंदर कोई न कोई दिक्कत तो जरूर से है। वही फैन दोबारा से बुक को देखते हुए कहता है, हाँ मुझे बाहर की सिचुएशन के बारे में भली भांति ज्ञान है। बस लोग ज़ॉम्बीज़ के अंदर बदल गए हैं और हर जगह बस काटते फिर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बदला। लड़की उसके बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। भाई वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का उसको तसल्ली देते हुए कहता है, भाई मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ। तुम साहिब से बाहर के सिचुएशन को देखकर कुछ ज्यादा ही डर चुके हो, जिसके कारण से तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। बट ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर जो काम कर रहे हो वो करो और हमें हमारा काम करने दो। माई फैन एक स्माइल के साथ कहता है, अरे मैं सही में तुम लोगों को ट्रबल देना नहीं चाहता था, मैं तो बस रूल के बारे में बोल रहा था। देखो बाहर सच में काफी सारे खतरे हैं और तुम लोग मेरे को काफी ज्यादा अच्छे भी लगे। देखो मेरा घर सनशाइन कम्युनिटी के सेकंड अपार्टमेंट में है, रूम नंबर 704। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो या फिर तुम लोग टेंशन में फंस जाओ तो फिर बेझिझक मेरे घर के पास चले आना। मैं थोड़ा सा ताकतवर हूँ और मैं अकेले 100 ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर सकता हूँ, इससे मैं बेशक तुम लोगों को बचा लूंगा। मैं ऐसी बातें सुनकर वो सारे लोग बिल्कुल हैरान होकर जम सा गए थे। फिर सभी उसको थैंक यू करते हुए वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है और लड़की समझ जाती है कि फैन कोई मामूली इंसान नहीं है, वो सच में बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और पता नहीं अगर ज्यादा देर तक हम लोग यहाँ पर रुके तो फिर वो हमारे साथ क्या करेगा। भाई फैन उनको रोकने का कोशिश कर रहा था और फिर वो मनी मन सोचता है, अब ये लोग भी चले गए, अब मैं बात किससे करूंगा? और मैंने तो इनका नाम पूछना भी भूल गया। चलो छोड़ो, दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह कर लेना चाहिए। और मैं यहाँ पर फार्मिंग करने के बुक्स को पढ़ रहा हूँ, जिससे कि मैं खुद ही फसलों को उगा सकूं। वैसे शिफ्ट होता है डिजर्ट के अंडरग्राउंड लेबोरेटरी पर। कोई एक टेस्ट करते हुए कहता है, हम लोगों ने एक नया चीज ढूंढ पाया है। इस ज़ॉम्बीज़ के सेल्स या फिर कोशिका के अंदर हर वक्त कुछ बदलाव आ रहे हैं। लग रहा है ये अपने आप को बहुत ही जल्दी से इवॉल्व कर रहा है। भाई एक कोट सूट पहने हुआ अमीर इंसान पूछता है, डॉक्टर मेरा बस एक सवाल है, क्या आपको लगता है अब इस वायरस का कोई भी एंटीडोट बना पाएंगे? वो साइंटिस्ट कहता है, अभी तक तो नहीं, क्योंकि वायरस काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। ये हिस्ट्री में देखे गए ढूंढे गए किसी भी वायरस से हमें इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं मिल रहा। मिस्टर क्या को जियांगसी जिंग के बारे में पता है? कोट सूट वाला आदमी परेशान होते हुए कहता है, तो आप सही में कहना चाहते हैं कि ये सारे ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर गए लोग असल में मर चुके हैं और ये उनका एक दूसरा फॉर्म है? डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। सीन सीधा सीट होता है हमारे हीरो के पास। बताया जाता है उसने सुबह से लेकर शाम तक बस फार्मिंग कैसे करा जाता है और उसके बेसिक्स के बारे में जितना जाना जा सकता है उतना पढ़ने का कोशिश करा। और वो मनी मन सोचता है ये खाली सी जगह जो कि उसके फ्लैट के साइड पर था, यही उसके फार्मिंग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा जगह बनेगा, क्योंकि ये उसके घर के भी पास होगा और वो हमेशा नजर भी बना रख पाएगा। और वो एक जगह पर पहुंचते हुए सोचता है, तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और वो आसपास के फ्लैट की तरफ देखते हुए जोर से चीखते हुए कहता है, हे क्या कोई मेरे आवाज को सुन सकता है? मेरा नाम है लिन फैन और मैं बिल्डिंग नंबर 2 के 704 नंबर रूम पर रहता हूँ। मैं इस जगह पर वेजिटेबल उगाना चाहता हूँ। अगर कम्युनिटी के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत है तो फिर मेरे पास आकर बात कर सकता है। और उसकी आवाज को सुनते हुए वहाँ पर सोसाइटी के सारे बड़े बड़े करता धरता ज़ॉम्बी बनकर फिर चीखते हुए आ जाता है। वही बिल्डिंग के ऊपर से भी ज़ॉम्बी जाम करते हुए जैसे कि कह रहे थे, नहीं हमारे फ्लैट के सामने फार्मिंग करने नहीं देंगे, ये बहुत ही नीच लोग करते हैं। वही फैन अपने तलवार को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर चलो डिस्कशन में बैठते हैं। और वो वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ को काटना फाड़ना शुरू कर देता है और उसी के साथ साथ उसको ज़ॉम्बी स्लेन पॉइंट्स में मिल रहा था। और काफी सारे पॉइंट्स को गैदर करने के बाद उन गिरे हुए ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए सोचता है, चलो अब जब मैं जमीन में बीज बोऊंगा तब मेरे को कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। इन सोसाइटी वाले को हमेशा प्रॉब्लम चढ़ा रहता है, कोई भी काम ये लोग शांति से नहीं करने देते। और वो फिर से ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, हे अगर और कोई भी है प्लीज मेरे सामने आए। बट वहाँ पर और कोई भी नहीं आता और उसी वक्त उसके पेट पर गड़गड़ाहट होता है और वो समझ पाता है उसको काफी ज्यादा भूख चढ़ी है। और वो कहता है, लगता है काम को शुरू करने से पहले मेरे को पेट पूजा करना पड़ेगा। तो फिर चलो उस फैमिली के घर जाते हैं जहाँ पर वो मम्मी और वो बच्ची रहती है। मेरा खाने का तो बंदोबस्त वहीं पर हो जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है सीधा उस औरत के फ्लैट पर जहाँ पर फैन पहुंचकर डाइनिंग टेबल पर खाना शुरू कर दिया था। और वो कहता है, देखो शहर के अंदर के सारे वेजिटेबल्स और नॉन वेज खाने भी टॉक्सिकेटेड हो गया है और इसी के कारण से मैंने जो इंस्टेंट फूड मैगी वगैरह होता है वही लेकर आ गया
गया तो फिर तुम लोग भी खाना शुरू कर दो। वही वो औरत थोड़ा सा टेंस होते हुए सोचती हुई कहती है, मुझे पता है तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा कर रहे हो, बट देखो मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब फ्री में करो और मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल भी नहीं करना चाहती, बट मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और इसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मर गए हैं। अगर कुछ भी मेरे साथ होता है तो फिर मेरा बच्ची बिल्कुल अकेला हो जाएगी और उसका क्या होगा। तभी फैन कैजुअली कहता है कि आपको कोई और भी मदद का जरूरत है। वो औरत बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है तो फिर क्या ये इतना जल्दी राजी हो गया। फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए शर्माती हुई कहती है, मैं मेरी बच्ची की सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भाई फैन खड़ा होते हुए कहता है, प्लीज आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे घर के पड़ोस में एक घर खाली है। वैसे तो वो जगह थोड़ा सा पुराना है बट उसका रेंट 1-2 हजार में हो जाएगा। अगर आप सही में वहाँ रहना चाहे तो फिर मैं एजेंट के साथ बात कर सकता हूँ जो कि असल में उस बिल्डिंग का ओनर है। वही वो औरत बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, हम दोनों का उम्र भी बहुत ही पास का है, क्या मेरा इशारा समझ भी रहा है। वही हीरो सीधा कॉल करता है और सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही ऊंचे से बिल्डिंग पर, जहाँ की छत पर एक ब्लू हेयर वाला आदमी के पॉकेट में कॉल बज उठता है। आदमी हैरान होता है और मन मन सोचता है, इस वक्त को कौन मेरे को कॉल कर रहा है, क्या हमें रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भेजा गया है, चलो देखते हैं। और फिर वो कॉल को रिसीव करता है और दूसरी साइड से हमारे फैन कहता है, हेलो मिस्टर चैन, मैंने देखा था आप कुछ दिन पहले एक घर को लिस्ट करे थे, क्या वो घर रेंट में मिल सकता है। वो आदमी इरिटेट होते हुए कॉल को कट कर देता है और गुस्से में कहता है, ये कौन सा पागल है जो कि इस कैओटिक दुनिया के अंदर मेरे साथ घर के रेंट को लेकर जोक करा है, क्या ये आदमी पागल है या फिर अंधा है, पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और वो दीवार में ठेस देते हुए बैठ जाता है और मन मन सोचता है, पता नहीं हम लोग इस किस जगह पर आकर फंस गए। शुक्र है कि हमारे इस फ्लैट का दरवाजा इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम से बना हुआ है, जिसके कारण से दरवाजे को तोड़ते हुए कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पा रहा। इस पिछले कुछ दिनों से मैं बस इस आसमान को ही देख रहा हूँ, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेस्क्यू टीम का कोई खबर नहीं है, पता नहीं हमारा क्या होगा। और जब वो यही सब सोचते हुए मायूस हो रहा था, अचानक से उसके मोबाइल पर दोबारा से कॉल आता है। वो कॉल को पकड़ता है और इस बार भी हमारा हीरो था और वो रेंट को लेकर बात करता है। और ये ब्लू हेयर आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मेरे को ऐसे पागलों की तरह कॉल मत करो, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं दूसरी तरफ से फैन बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहता है, मिस्टर चैन, मैं तो बस रेंट को लेकर बात करना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो आदमी अपने मोबाइल को देखता है और वो कॉल को कट कर देता है। शिफ्ट होता है हमारे हीरो के पास। वो हैरान होते हुए कहता है, आजकल के लोग भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं, रुको मैं उसको दोबारा से कॉल लगाता हूँ। भाई इस बार मिस्टर चैन ही फैन को कॉल लगाता है, जो जब कॉल उठाता है दूसरी तरफ से पूछा जाता है, हे तुम कौन हो और बताओ मेरे को तुम्हें क्या चाहिए। फैन धीरे से कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपने जिस घर को रेंट में लिस्ट करे थे मेरे को वही घर चाहिए। वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए तेजी से चीखते हुए कहता है, ठीक है मैं उसे रेंट में दे दूंगा, मैं अभी के टाइम फैंग ग्रुप के इंटरनेशनल बिल्डिंग के छत के ऊपर हूँ, अगर तुमको सही में ये चीज चाहिए तो फिर घर का चाबी यहाँ से आकर लेकर जाओ। जो सीट से उठता है और उस औरत को कहता है, लगता है मिस्टर चैन राजी हो चुका है, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं जाकर उससे घर के चाबी को लेकर आता हूँ। और वो घर से निकल जाता है, जबकि वो औरत काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। शिफ्ट होता है मिस्टर चैन के पास। एक दूसरा आदमी आते हुए कहता है, हे तुम इतना जोर जोर से चीख क्यों रहे हो, क्या कोई दिक्कत है। भाई चैन कहता है, अरे पता नहीं कहाँ से कोई पागल कॉल कर रहा था। भाई वो आदमी उसे उठाते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, जबकि दिखाई देता है उसके पीछे छत पर और भी काफी सारे लोग थे। फिर वो ब्लैक हेयर वाला आदमी कंसर्न होते हुए कहता है, देखिए अब हमें एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। वो दोनों पीछे देखता है, वहाँ पर कुछ बुढ़े लोग थे। ब्लैक हेयर वाला आदमी कहता है, भाई चेन यहाँ पर हम दोनों को लेकर टोटल में 15 लोग हैं, जहाँ पर इन चारों को कहने का कोई मतलब नहीं बनता। ये लोग फ्यूचर में जाकर भी हमारे किसी काम नहीं आएंगे, बट हम पर खाने के लिए और रिसोर्स के लिए एक बोझ बनकर रह जाएंगे। भाई वो ब्लू हेयर वाला आदमी उसके साथ एग्री करता है और कहता है, बट हम लोग उनको ओपनली इन सभी लोगों के सामने एबंडन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं बुरे लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा खाना और राशन को डोनेट करा है। भाई वो ब्लैक हेयर वाला आदमी एक खुराफाती स्माइल देते हुए कहता है, भाई चेन लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करा जाता है और किस तरीके से उनकी एविल दिमाग के साथ खेला जाता है वो मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, और अभी तो बस इन बुरे लोगों से इसका शुरुआत होगा। बाद में जाकर हम लोग यहाँ के हर एक आदमी को खत्म कर देंगे। और उसके अलावा उन लड़की में से भी एक बहुत ही ज्यादा बदसूरत लड़की है, उसका भी कोई जरूरत नहीं है। दिखाई देता है वहाँ पर 3 औरत थे, जिनमें से एक औरत थोड़ा सा बुरा देखने भी थी। अब देखो मेरे को अच्छा बुरा कुछ मत बोलना, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर बोला गया है हर कोई दिल से सुंदर होता है और फेस तो क्या ही चीज है, ये तो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा जा सकता है। भाई वो दोनों एक डेविलिश लुक देता है और मिस्टर चिन कहता है, हाँ यहाँ पर बस हम दोनों को जिसका जरूरत रहेगा उसका ही कीमत है, बाकी लोग तो जाए भाड़ में, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को रास्ते में
साइकिल चलाते हुए जाते हुए दिखाया जाता है, जबकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड लगा पड़ा था। भाई हीरो चीखते हुए कहता है, हाँ ऐसे ही दौड़ते रहो, जब तुम्हारे शरीर के अंदर का एनर्जी खत्म हो जाएगा तो तुम लोग वैसे भी गिरने वाले हो। दिखाई देता है अब हमारे हीरो के पास टोटल सुपर स्ट्रेंथ 40 पहुंच गया था, जबकि स्टेमिना 20 और स्पीड भी 15 तक पहुंच गया था। वो रास्ते में बहुत ही तेजी से साइकिल करते हुए जाता है। आसपास के बिल्डिंग में भी कुछ लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे थे। वो लोग भी कहते हैं ये लड़का असल में कौन है जो कि रास्ते में इतने आराम से साइकिल करते हुए जा रहा है। भाई एक दूसरा आदमी कहता है जल्दी से चीखो, शायद से ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, जो कि हमारी मदद करने के लिए हमारी लोकेशन को देखने के लिए आया है। बट फैन को तो किससे ही फर्क पड़ता था। वो तेजी से साइकिल करते हुए उनको पार करते हुए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक मारता है और दिखाई देता है उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा और विशाल सा बिल्डिंग था, जिसे देखते हुए फैन कहता है तो फिर मैं फाइनली इस इंटरनेशनल बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। सिर्फ देखो ये कितना ही ज्यादा लग्जरियस है। तो वो पीछे देखता है, अभी के टाइम और कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। वो हैरान होते हुए कहता है लगता है वो लोग मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, चलो एक दिन में कितना ही दौड़ेंगे, प्रैक्टिस से ही तो आदत बनता है। मैं शिफ्ट होता है उस बड़ी से फ्लैट के ऊपर, जहाँ पर वो ब्लैक हेयर वाला आदमी सारे लोगों को इकट्ठा करते हुए कहता है सारे लोग रिलैक्स हो जाओ, जब तक तुम लोग मेरे और भाई चैन के साथ हो तो फिर इस एपोक्लिप्स के वक्त भी हम लोग इस चीज को इंश्योर करेंगे कि तुम लोग अच्छा खाना पीना कर सको। भाई दिखाई देता है उन सभी के बीच में उन बूढ़े लोगों को बुलाया नहीं गया था। भाई दूसरी तरफ बताया जाता है यह बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड सोल्जर था, जबकि वो औरत एक मिलिट्री का रिटायर्ड डॉक्टर था। बूढ़ा आदमी अपनी सबसे करीबी दोस्त या फिर उसके वाइफ के हाथ को पकड़ते हुए कहता है जू हम लोग बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं और वैसे भी राशन भी बहुत ही तेजी से खत्म होता जा रहा है। लगता है इन सारे यंग लोगों को लग रहा है कि हम लोग बस उनके ऊपर बोझ बनेंगे। देखो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया को दोबारा से ठीक करने के लिए यंग लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत है। वही लोग दोबारा से सोसाइटी को बिल्ड कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों को शायद से और जीने का उम्मीद छोड़ देना चाहिए। भाई दूसरी तरफ एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है और ये भी एक मिलिट्री का इंजीनियर था। वो भी एक स्माइल देते हुए कहता है भाई वांग आप सही में ये सब बोल रहे हैं। वही वो बूढ़ा वांग पीछे घूमते हुए कहता है भाई छो कि तुमको भी यही नहीं लगता। वो आदमी एक स्माइल देते हुए कहता है हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर इस देश के लिए काम करा है। मेरे पास जो भी था वो ऑलरेडी मैंने इस देश को दे दिया है। अब मैं इस उम्र में आकर क्या ही कर सकता हूँ। बट मेरे को तो बस एक ही दुख है। और वो पीछे अपने बूढ़े वाइफ को देखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया और मैं मेरे साथ साथ तुमको भी इस खराब हालत में लेकर आ पहुंचा। वही वो औरत कंसर्न होती हुई कहती है हम लोगों ने पूरी जिंदगी भर बहुत ज्यादा मेहनत करा है और ये बहुत ज्यादा कठिनाई झेला है, तो फिर ये तो बस एक छोटा सा वक्त है। बताया जाता है ये है जियांग यान जो कि एक रिटायर्ड टीचर था। सीन दोबारा से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो ब्लू हेयर वाला मिस्टर चैन हंसते हुए कहता है जाओ सच में मानना पड़ेगा तुम लोगों को कन्विंस करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। भाई वो ब्लैक हेयर वाला आदमी असल में इस पूरी जगह का मैनेजर था, जबकि ब्लू हेयर वाला आदमी यहाँ का बॉस। तो फिर इस मैनेजर को मक्खन लगाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था और वो हंसते हुए कहता है अरे नहीं यहाँ पर तो बस आप ही लीडरशिप दे रहे थे, जिसके कारण से ये सभी लोग बहुत ही जल्दी से मान गए। और उसी वक्त वो एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए मन मन सोच रहा था यहाँ पर इन सारे बूढ़े लोग और उसके बाद बाकी के सारे आदमियों को निपटने के बाद तुम वो आखिरी आदमी बनोगे जिसको कि मैं मौत के गोद पर धकेल दूंगा। और उस वक्त को मेरे पास यहाँ के सारे सप्लाईज और सारे अच्छे चीजें होंगे जो कि मैं चाहता हूँ। वो लोग उस बूढ़े लोगों के सामने आकर खड़ा होता है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए कहता है हम लोगों ने ऑलरेडी तुम लोगों की बातों को सुन लिया है। देखो बच्चों हमको लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारे में से कुछ भी सप्लाईज नहीं लेंगे और हमको इस बिल्डिंग की छत से तुमको फेंकने का भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तुम लोग कोई खराब या फिर क्राइम करते हो तो फिर उसका पश्चाताप तुम लोगों को पूरी जिंदगी भर बहना पड़ेगा। तो फिर हम लोग हमारे अपार्टमेंट पर चले जाएंगे और हमारे वक्त का इंतजार करेंगे। वक्त मतलब यहाँ पर मौत था। तभी दूसरी साइड से वो बदसूरत चेहरे वाली कहती है हे नहीं हम लोग उनको नीचे जाने नहीं दे सकते। अगर क्या हो कि वो लोग सिक्योरिटी गेट को ओपन कर दे और हम सभी को भी ज़ॉम्बीज के लपेट में ले ले। भाई दूसरे लोग भी चीखना शुरू कर देते हैं कि अगर वो लोग नीचे जाएंगे तो फिर उनके लिए कोई ना कोई ट्रबल को जरूर से कॉज करेंगे। और सबके सब सजेस्ट करते हैं कि इन बूढ़े लोगों को छत से नीचे फेंक देने के लिए। तभी छत के दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है और कोई कहता है हे मिस्टर चेन क्या आप यहाँ पर है? मैं वही हूँ जो कि आपसे पहले घर के रेंट को लेकर बात कर रहा था। वही सारे लोग दरवाजे की तरफ देखता है। वो ब्लू हेयर वाला आदमी वो मिस्टर चैन पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो मन मन सोचता है क्या ये बच्चा घर को रेंट करने के लिए यहाँ तक आ गया? इस तरीके के एपोक्लिप्स के टाइम पर ये यहाँ पर आया कैसे? तभी दरवाजा टूट के गिर जाता है और फैन डरते हुए कहता है अरे मेरे को माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि ये दरवाजा इतना ज्यादा कमजोर होगा। दिखाई देता है दरवाजे के बीच पर एक गड्ढा सा
बन गया था। तो वो ब्लैक हेयर वाला आदमी चैन के पास आते हुए कहता है, इसको बोलो कि तुम उसको घर को रेंट में दोगे और जब ये लड़का नीचे जाएगा उसी वक्त हम लोग इन बूढ़े लोगों को भी छत से नीचे फेंक देंगे, जिसके जोरदार आवाज को सुनते हुए आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाएंगे और फिर ये लड़का यहाँ से जब दौड़ते हुए भागेगा सारे ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे दौड़ते हुए चले जाएंगे और हम लोग सेफ हो जाएंगे। वही चैन एक स्माइल देते हुए कहता है, अरे तुम तो प्लान बनाने में मास्टरमाइंड हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग काफी सही चलता है। तभी फैन को पता नहीं था कि मिस्टर चेन देखने में कैसा है और वो पूछता है, आप में से कौन मिस्टर चेन है? और जब वो पूछने जा ही रहा था तभी वो ब्लू हेयर वाला मिस्टर चेन आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुमको वो घर दे दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी फैन पैसा निकलते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, ये रहा मेरा रिसेंट पेज है 5000 का, मुझे पता है ज्यादा नहीं है बट आप इसको ही रखिए, मैं बहुत ही जल्द बाकी का पैसा का भी अरेंजमेंट करता हूँ। वही मिस्टर चेन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं इन पैसों का करूंगा क्या ये लड़का सच में अपने दिमाग से पैदल है, बट मेरे को अभी सिचुएशन को संभालना चाहिए। और वो पैसा को लेते हुए चैन को कहता है, अरे अरे ठीक है, अब तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और तुम्हें जितना देर तक वहाँ पर रहना है आराम से रह सकते हो। तभी फैन जब उसको धन्यवाद कहते हुए बाय बाय करके जा ही रहा था उसी वक्त उसको पीछे कुछ नजर आता है और वो जोर से कहता है, हे क्या आप ग्रैंडफा झाओ वाल्सन है? एक आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ बच्चे, क्या तुम मेरे को जानते हो? फैन जल्दी से उस बूढ़े आदमी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैंने आपको बहुत बार टीवी पर देखा है, जब दूसरे ताकतवर देश के लोग हमारे देश के नए वेपन्स के टेक्नोलॉजी को ब्लॉक करने का कोशिश कर रहे थे, तब आप ही ने अपनी इन्वेंशन से नए नए वेपन्स का डिजाइन बनाए थे। अब सच में हमारे देश के लिए एक हीरो है। भाई वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरा बहुत ही ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, बट ये सब बहुत पुरानी बात है, अभी इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। तभी फैन बाकी के बूढ़े लोगों को देखते हुए कहता है, अरे आप सभी बड़े लोग इस छत के ऊपर हैं, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो फिर प्लीज मेरे साथ आइए। भाई वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुमको इस सब को लेकर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इससे अच्छा होगा हम अगर सारी सप्लाईज को छोड़ दे और फ्यूचर के जनरेशन के ऊपर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ते हुए यहाँ से चले जाएं। हम लोग बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इस सोसाइटी को हम लोग और कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे ऊपर सप्लाईज और रिसोर्स को इन्वेस्ट करने का मतलब है बस उनका बर्बादी। जो सुनते हुए फैन को काफी तगड़ा गुस्सा चढ़ता है। भाई दूसरी तरफ के बाकी लोग भी अचानक से शेक कर उठते हैं। मिस्टर चैन सोचता है, इस लड़के के आंखों के साथ क्या दिक्कत है? अभी अभी लगा कि कोई बहुत ही खतरनाक बीस्ट हम सभी को घूर रहा था। तभी फैन हंसते हुए कहता है, चलिए आप लोग मेरे साथ आइए, मेरा घर काफी ज्यादा सेफ है और मुझे लगता है मेरे पास वो ताकत है जिससे कि मैं आप लोग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वही बूढ़ा वांग कंसर्न होते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारे इस अच्छेपन के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, हम लोग को काफी ज्यादा खुशी हुआ कि अब भी कोई हमारे नाम को याद रखे हैं और हम लोग फालतू में तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहते। भाई जो हंसते हुए कहता है, अरे आप लोग इस तरीके से बात मत करिए, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप लोगों को मेरे साथ आना ही पड़ेगा। मेरे घर के पास में जो खाली कमरा है उस पे आप लोग रहेंगे और मैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से घर को ढूंढने का कोशिश करूंगा जहाँ पर आप अच्छे से रह पाएंगे। भाई वो बूढ़ा वांग हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा घर। भाई दूसरी तरफ बूढ़ा जो हंसते हुए कहता है, सच में ये लड़का कुछ अलग है। भाई फैन किसी का परवाह ना करते हुए सभी लोगों को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। भाई चैन आगे बढ़ते हुए उन लोगों को रोकना चाहता था बट तभी वो मैनेजर उसको पीछे से पकड़ते हुए कहता है, भाई चैन चिंता मत करो और उन लोगों को जाने दो। भाई चैन हैरान होते हुए पीछे घूमता है। तभी वो मैनेजर कहता है, चिंता मत करिए, हमारे प्लान जैसा था वैसा ही रहेगा बट इससे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। वो लोग जब नीचे पहुंच जाएंगे हम लोग उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ को लुढ़ा देंगे और फिर इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। ये बूढ़े लोग कितने ही जल्दी दौड़ पाएंगे। तभी से शिफ्ट होता है बिल्डिंग के नीचे जहाँ पर फैंग अपनी साइकिल को लेकर उन बूढ़े लोगों को साइड में रखते हुए जब आगे बढ़ रहा था ऊपर से फूलों की टब जमीन में गिरने लगता है। वो लोग उस ऊंचे से बिल्डिंग के ऊपर हैरान होते हुए देखता है। जहाँ पर दिखाई देता है वो ब्लैक हेयर वाला मैनेजर सभी लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि सबके सब इन टबों को नीचे फेंके और चेन हंसते हुए कहता है, जितना जोर से हो सके उतना जोर से फेंको, जितना ज्यादा आवाज होगा उतने सारे दूर दूर से ज़ॉम्बी उनकी तरफ आएंगे और देखना गलती से ये सारे टब उनके सिर के ऊपर ना गिर जाए। बट हाँ गलती से गिर भी सकता है, हमें कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। वही दूसरी तरफ वो बूढ़े लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। दोनों औरत चीखते हुए कहता है कि ये लोग हमें सच में इस तरीके से मारना चाहता है, ये सारे बच्चे इतना ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकते हैं। भाई जो गुस्से में कहता है, नहीं आप लोगों को शायद से कुछ गलती हो रहा है, आप जितना सोच रहे हैं ये लोग उससे भी ज्यादा कमीने हैं। तभी सारे बूढ़े लोग रियलाइज करते हैं कि ये लोग असल में उन लोगों को बस मारना ही नहीं चाहता बल्कि इन ज़ॉम्बीज़ के हाथ शिकार करवाना चाहता है। तभी बूढ़ा जो कहता है, हे जरा सामने देखो ये क्या है। दिखाई देता है पूरे रास्ते में ज़ॉम्बीज़ के लाशों का पहाड़ बन गया था और वो बूढ़े लोग हैरान होते हुए कहता है कि किसी ने कोई ऐसा शस्त्र वगैरह का इन्वेंशन ऑलरेडी कर लिया है जिससे कि वो लोग इन ज़ॉम्बीज़
का शिकार कर सके। तभी एक औरत कहता है, अरे इतनी जल्दी में कोई ऐसा शस्त्र कैसे बना सकता है। तभी वांग हैरान और परेशान होते हुए कहता है, अब मेरे को ये मत बोलना कि ये सब। तभी छो हंसते हुए कहता है, अरे तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। अगर मैं इन ज़ॉम्बीज़ को खत्म नहीं करता तो फिर मैं ऊपर कैसे पहुंचता? सारे बूढ़े लोगों के मुंह खुला का खुला रह जाता है। भाई वांग हैरान होते हुए कहता है, क्या तुमने सच में अकेले इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करा था? भाई सेंसिट होता है। फ्लैट के छत पर एक ब्लू हेयर वाला लड़का परेशान होते हुए कहता है, सर चेन, हम लोगों ने छत के ऊपर जो भी था उन सबको फेंक दिया है, बट अभी तक ज़ॉम्बीज़ आने का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। तभी उसके साइड पर एक मोटा लड़का कहता है, जरा दूसरी तरफ देखो, पूरे रास्ते में ज़ॉम्बीज़ के शव पड़े हुए हैं। तभी चेन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग क्या फालतू की बात कर रहे हो? ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, जरा मेरे को देखने दो। और वो सामने कुछ देखते हुए पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, इस रास्ते के अंदर तो काला पीच दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ बस ज़ॉम्बीज़ के शव पड़े हुए हैं। तभी वो ब्लैक हेयर वाला आदमी उस मोटे लड़के को छत से धकेल देता है, जबकि वो मोटा लड़का जोर से चीखता है, भाई साहब ऐसा ना करो। बट वो उसे फेंकते हुए अपने टाई को टाइट करता है, जबकि आसपास के सारे लोग उसको घूर रहे थे। वो आदमी गंभीर आवाज में कहता है, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर छोटे मोटे चीजों को नीचे फेंकने से ज़ॉम्बीज़ को हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर हमें असली रक्त और मांस से उनको लुभाना पड़ेगा। तभी सारे लोग के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट खेल जाता है और मिस्टर चेन हंसते हुए कहता है, अरे साहब तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तभी दिखाई देता है अचानक से फैन के पीछे वो मोटू आकर गिरता है और वहाँ पर एक्सप्लोड कर जाता है। तभी दूर दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इसके गंध को सूंघ पाता है और सीधा दौड़ लगाता है। वही फ्लैट के ऊपर से मिस्टर चेन कहता है, अरे मैनेजर साहब तुम्हारा प्लान तो सही में काम कर गया, जरा देखो पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी सारे ज़ॉम्बीज़ थे वो सब के सब नीचे आ चुके हैं। चलो फिर देखते हैं ये लोग अब किस तरीके से यहाँ से भागेंगे। ये शो देखने में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। भाई दूसरी तरफ वो दोनों बूढ़े कपल डरते हुए कहता है, वो देखो सच में यहाँ पर ज़ॉम्बी आ रहा है। तभी जू हल्के से कहता है, क्या आप में से किसी के पास कोई गाड़ी है? तभी वांग कहता है, हाँ है ना, बिल्डिंग के साइड पर रखा है। जो एक स्माइल के साथ कहता है, देखो मैं साइकिल में तो आप लोगों को नहीं लेकर जा सकता, तो फिर आप गाड़ी को निकालो। इस सामने वाले दरवाजे को छोड़कर इस पूरे जगह पर और कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है और मैं इन लोगों को भी देखता हूँ। यही बोलते हुए वो दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और अपने घर के लोकेशन के बारे में बोल देता है और कहता है, गाड़ी लेकर वहाँ पर जाकर वेट करो मेरे लिए। भाई वो दोनों बूढ़े लोग चीखते हुए कहता है, अरे बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो, तुम्हें इस तरीके से अपना सेक्रीफाइस देने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो ज़ॉम्बी किसी तरीके से गेट से बाहर निकल गए तो फिर ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इससे अच्छा है हम लोग उन्हें लुभाते हैं और तुम हमारे मिसेस को लेकर यहाँ से निकल जाओ। भाई वो दोनों औरत दोनों बूढ़े को पकड़ते हुए रोकता है और कहता है, उस बच्चे के लिए चिंता करना बंद करो, वो लड़का बुद्धू नहीं है, उसको अपनी ताकत के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास है और तुम आसपास देख भी सकते हो। तो फिर वो जैसा कह रहा है हमें वैसा ही करना चाहिए और इसी से हम लोग उसका सबसे बड़ा मदद कर पाएंगे। भाई फैन गेट के सामने आते हुए कहता है, जरा देखो तुम लोग कितना ही ज्यादा लेजी और मोटे हो चुके हो, इतने सारे लोग मिलकर गेट को तोड़कर बाहर भी नहीं निकल पा रहे। भाई दूसरी तरफ बिल्डिंग के ऊपर से मिस्टर चेन हैरान होते हुए कहता है, भाई साहब जरा देखो इस बिल्डिंग के दूसरे गेट का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा और पता नहीं गेट के सामने वो लड़का खड़े होकर क्या ही कर रहा है। तभी वो ब्लैक हेयर वाला आदमी धीमी आवाज में कहता है, लग रहा है लड़के का पैर और दिमाग पूरी तरीके से जम चुका है, डर के कारण से कभी कभी बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं, चिंता मत करो। तभी चेन पीछे परेशान होते हुए घूमता है और हंसते हुए कहता है, लगता है भाई तुमने दोबारा से सही कहा, ये बच्चा सच में पागल हो चुका है, इसने तो गेट का दरवाजा भी खोल दिया है, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का किस तरफ दौड़ा है। भाई वो मैनेजर आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ डरने के बाद कोई दौड़ेगा ही ना, यही तो पहला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, क्या ही बात कर रहे हो। भाई चेन परेशान होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मेरे को बस इससे दिक्कत हो रहा है कि ये हमारे फ्लैट के दरवाजे के सामने की तरफ आ रहा है। वही अब इस मैनेजर को समझ में आता है और वो परेशान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उन दोनों को असली डर का एहसास होता है और वो लोग परेशान होते हुए कहता है, क्या ये लड़का इन सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर लेकर आना चाहता है और वैसे सामने का दरवाजा भी तो टूट चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। दिखाई देता है सारे ज़ॉम्बीज़ 3 नंबर बिल्डिंग के अंदर आने लगा था और कुछ ही पल में फैन छत पर पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे भाई लोग तुम्हें ज़ॉम्बीज़ के साथ चूहे बिल्ली खेलने का बहुत ज्यादा शौक है ना, मैं देखो तुम्हारी मदद करने के लिए क्या लेकर आया हूँ, अब तुम लोग और भी पास से इसे देख पाओगे। तो वो गेट के दरवाजे को दोबारा से खुलता है और वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ छत के ऊपर एंटर करता है। वहाँ पर सारे लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए थे और डरते हुए वो लोग चीख पड़ते हैं। शिफ्ट होता है हमारे हीरो के साइड वाले अपार्टमेंट पर, जहाँ पर फैन ने सारे बूढ़े लोगों को उसी औरत के घर पर लेकर आया था और सारे लोग फैन का शुक्रिया अदा करता है। वहीं उनमें से
एक बूढ़ी अम्मा कहती है, सच में अगर हमको ये छोटा फैन नहीं बजाता तो फिर पता नहीं हम चारों कल के सूरज देख भी पाते या फिर नहीं। तभी अचानक से फैन का नजर उस छोटी लड़की पर टिक जाता है। वो लड़की परेशान होते हुए कहता है, अंकल आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? वही फैन एक और लुक देते हुए कहता है, फे तुम्हारा बैकपैक कहाँ पर है? लड़की पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है और कहती है, क्या बैकपैक? क्या करूँ मैं बैकपैक के साथ? तभी फैन उस बूढ़ी रिटायर्ड टीचर ग्रैंडमा लियांग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये एक टीचर है और तुम काफी ज्यादा छोटी हो, तुम्हें अभी के टाइम पढ़ना चाहिए। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए टेक्स्ट बुक और बैकपैक सब कुछ लेकर आऊंगा, तुम इनसे पढ़ोगी। वही वो छोटी लड़की रोते हुए कहता है, मम्मी ये तो एपोक्लिप्स का टाइम है, क्या मेरे लिए अब भी पढ़ना जरूरी है? भाई उसका मॉम उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, देखो अंकल तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा है, तुम्हारे इस उम्र पर पढ़ना ही चाहिए। वही लड़की जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मम्मी आप भी अंकल का साथ दे रहे हैं। वही सारे लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और इसी तरीके से ये पूरा रेसिडेंट जो कि पूरी तरीके से शांत पड़ गया था, मोहब्बत दोबारा से उनके हंसने के माध्यम से जिंदगी का एक लहर फैल जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी एक घर की तरफ गुजरते हुए जा रहा था और तभी उनके ऊपर एरो से हमला होता है। दिखाई देता है एक लड़का एक बो को पकड़कर पीछे घूमते हुए कहता है, मैंने दोबारा से 2 ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लगता है सामने का पूरा स्ट्रीट एरिया अभी के टाइम खाली हो चुका है, बट फिर भी आसपास के दुकानों के अंदर अभी भी ज़ॉम्बीज़ छुपे हो सकते हैं। दिखाई देता है ये असल में उन्हीं लोगों का टीम थी जो कि फैन के साथ लाइब्रेरी के अंदर मिला था। भाई वो औरत परेशान होते हुए कहता है, हमारे पास अभी के टाइम 7 दिनों का खाना है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का सप्लाईज का पानी होता है वो अभी भी शहर के अंदर जारी है। लगता है अभी के टाइम कोई तो वाटर प्लांट के अंदर अभी भी सही सलामत है और वही अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। तो वो बो वाला आदमी पीछे देखते हुए जोर से चीख उठता है और कहता है, अब ये क्या है? दिखाई देता है बिल्डिंग के साइड पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ उसी धमाके की तरफ जाने लगा था। भाई वो रेड हेयर वाला औरत आगे बढ़ते हुए कहता है, जरा देखो इस एक्सप्लोजन के माध्यम से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ अब एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। पता नहीं कौन से पागल ने यहाँ पर ये बड़ा सा धमाका किया। दिखाई देता है एक पर्पल हेयर वाला लड़की रोते हुए मदद की पुकार लगाते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए दौड़ रही थी, बट तभी एक विशाल सा हाथ आकर उसको कुचल देता है और दिखाई देता है वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सा एवॉल्व ज़ॉम्बी आ गया था जो कि बिल्कुल एक टाइटन की तरह था। वो टीम लीडर हैरान होते हुए कहता है कि इस सही में एक जायंट ज़ॉम्बी है कि ज़ॉम्बीज़ के अंदर उन सारी स्टोरीज की तरह म्यूटेशन होना भी शुरू हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये सिचुएशन तो लग रहा है हमारे हाथ से बिल्कुल बाहर जाता जा रहा है। और तभी जब वो कैप्टन ये सब कुछ सोच ही रही थी, अचानक से एक बहुत ही जोर का धमाके का आवाज गूंज उठता है जिससे कि एक कूड़े का गाड़ी साइड में आकर लगता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई थी। तभी दिखाई देता है हमारे हीरो एक कूड़े की गाड़ी को लेकर आ रहा था और उसी से टकरा कर वो जायंट ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और इसके कारण से ये बहुत ही विशाल सा आवाज हुआ था। और फैन उन सारे ज़ॉम्बी से माफी मांगता है कि उसने देखा नहीं और गार्बेज के ट्रॉली के ऊपर पैर रखते हुए वो बड़ा सा ज़ॉम्बी नीचे गिर गया। भाई फैन आगे बढ़ता है और उसके साथ साथ उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ भी भागने लगते हैं और फैन कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ इस शाम को जॉगिंग करना चाहते हो तो फिर आ जाओ, हम लोग एक साथ जॉगिंग करेंगे। भाई ऊपर से वो लीडर ये सब कुछ देखते हुए पूरी तरीके से परेशान हो गई थी और वो तुरंत ही हमारे फैन को पहचान लेता है। भाई दूसरी तरफ उसके दोनों साथी भी पूरी तरीके से सदमे में चले गए थे। वो लोग हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का अपने साथ साथ उस गार्बेज के टैंक को भी लेकर दौड़ा है। भाई वो सोल्जर सूट वाला कहता है, बॉस उस लड़के ने सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से लेकर निकल चुका है, तो फिर लगता है अभी के लिए तो हम लोग सेफ है। सीन शिफ्ट होता है एक सुपरमार्केट के पास। फैन असल में उसी औरत और बच्ची के पुराने घर के पास आया था और वो गार्बेज के टैंकर को रखते हुए कहता है, तो फिर चलो मैं जरा इनके घर के अंदर से बच्चे के किताबों को कलेक्ट करके ले आता हूँ। तभी एक ऊंचे से बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से कुछ लोग विंडो से हमारे फैन को देख रहा था और वो लोग हैरान होते हुए पूछता है, हे लड़के तुम इधर क्या कर रहे हो? फैन बहुत ही कोल्डली कहता है, कुछ खास नहीं, बस हमारे सोसाइटी के गार्बेज टैंक भर गए थे तो मैं इधर आया था इसको खाली करने के लिए। जो सुनते हुए वो ऊपर के सारे लड़के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई तुम क्या सही में इधर गार्बेज को डंप करने के लिए आए हो? सच में आज बहुत टाइम के बाद मेरे को थोड़ा सा मजा आया। मैं एक दूसरा लड़का कहता है, क्या ये लड़का पागल है? जरा देखो तो ये कितना कॉन्फिडेंस के साथ अपना बातें कर रहा है। वही फैन बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहता है कि सोसाइटी के गार्बेज को खाली करना एक आम बात नहीं है। देखो अगर तुम लोगों को कोई मदद का जरूरत है तो फिर तुम बेझिझक मेरे को बोल सकते हो। तभी उनमें से एक नकलू सा लड़का गुस्सा होते हुए कहता है, हे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छा खाना भी है, अच्छी तरीके से सो भी रहे हैं, हमें किसी की मदद का जरूरत नहीं है और तुम भी अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो फिर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे एक चीख के साथ तुम यहाँ के ज़ॉम्बीज़ के शिकार बन जाओगे। वही फैन गार्बेज के टैंक को वहाँ पर रखते हुए
धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है, जो देखते हुए उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। एक लड़का कहता है, इस लड़के को देखते हुए मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जरा इसके एरोगेंस को तो देखो, चलो यहाँ से हम लोग चीखते हैं जिससे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाए और उसका पीछा करे। फिर टॉम एंड जेरी के खेल देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। उसी के साथ सारे लोग गाना गाने लगते हैं, जन्म 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 साथ चलना यूं। और ये गानों को वो लोग बहुत ही जोर जोर से गा रहे थे और आहा हा हा करते हुए 5 मिनटों के अंदर उनका पूरा गाना खत्म हो जाते हैं। बट वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता, जो देखते हुए वो लड़के पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि अभी अभी हमारी ये पूरा जगह ज़ॉम्बी से भरा नहीं हुआ था, ये लोग गए तो गए कहाँ पर। तभी फैन एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है, तो फिर तुम लोगों को ज़ॉम्बी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। इसके साथ वो एक घर में एंटर करता है। फैन ने असल में ये सभी बात बहुत ही जोर से करा था, जिसके कारण से वो सभी लोग उसके बातों को बहुत ही आराम से सुन पाता है। जो सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा खुशा हो गए थे। बट तभी अचानक से उनके पैरों तले जमीन हिलने लगता है। लग रहा था जैसे कि भूकंप शुरू हो चुका है और इसी के साथ एक अजीब सा गड़गड़ाहट का आवाज भी गूंजने लगा था, जो देखते हुए सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी वो लोग और कुछ समझ पाते, अचानक से वो बहुत ही विशाल सा टाइटन ज़ॉम्बी उसके विंडो के सामने आते हुए कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। वही सारे लोग बहुत ही जोर से चीख पड़ता है। कुछ टाइम के बाद फैन जब दोबारा से बुक्स और बैग्स को लेते हुए वहाँ से जा रहा था, वो सामने के उस बिल्डिंग को देखता है जहाँ पर अभी कुछ पल पहले कुछ गुंडे लोग रह रहे थे। वो जगह पूरी तरीके से दफा हो चुका था। फैन कहता है, लगता है यहाँ के सारे लोगों का स्वाद मिट चुका है। तभी उसको अचानक से साइड से किसी बच्चे के रोने का आवाज सुनाई देता है और वो साइड वाली बिल्डिंग पर सीढ़ियों से ऊपर उठता है और तभी वो सीढ़ियों के सामने किसी को लटका हुआ पाता है। फैन हैरान होते हुए कहता है, ये बच्चा तो अभी भी जिंदा है, तो फिर इस औरत ने ऐसा काम क्यों करा होगा? कैसा हो सकता है कि वो अपने बच्चे से सारा उम्मीद खो दिया है। तभी जब वो बच्चे के पास जाता है, फैन उसे चुप करने का कोशिश करता है। वहाँ से एक छोटा सा ब्लू कलर का डायरी उसे मिलता है। फिर उस डायरी को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए खोलता है, जहाँ पर लिखा गया था, मैं कुछ टाइम से इसी जगह पर रुके हुए हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है और हमें कोई भी रेस्क्यू करने के लिए भी नहीं आया। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर सारे लोग मरने के बाद ज़ॉम्बीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और मैं अपने बच्चे को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, जिसके कारण से मैंने जितना दूर हो सका अपने आप को कंट्रोल किया और मेरे को भी ज़ॉम्बीज़ ने पहले ही काट लिया था। तो फिर मेरे को लगता है मैं भी शायद से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था, जिसके कारण से मैंने जितना दूर हो सका उतना दूर तक किया। बताया जाता है कि इस लड़की ने अपने सारे दांतों को तोड़ दिया था, जिससे कि वो अपने बच्चे को काट ना सके। अपने सारे नाखूनों को काट लिया था, जिससे कि वो अपने बच्चे को नोच ना सके। और उसके बाद अपना अंतिम डिसीजन लिया था। वो अंत में कहता है, मुझे पता है इस एपोक्लिप्स के टाइम एक बच्चा बहुत ही बड़ा एक बोझ है। अगर कोई मेरा ये मैसेज को देख रहा है और मेरा बच्चा जिंदा सही सलामत तुम्हारे पास है, तो फिर मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ उसे कोई भी चोट वगैरह मत देना या फिर घर के बाहर भी मत रखना। मैं नहीं चाहती कि वो भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाए। अगर तुम उसे पाल सकते हो तो फिर पालना, और अगर नहीं तो फिर उसे भी एक बेदर्द का आखिरी नींद सुला देना। मैं अपने बच्चे को हेवन से भी दर्द में नहीं देख सकती। वही फैन अभी के टाइम डायरी को बंद करता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची को सरवाइव करने में मदद करूंगा। उसी वक्त अचानक से एक बॉल आकर वहाँ पर गिरता है। फैन भी इस बास्केटबॉल को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और उसी वक्त उसके सामने एक बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फैन बहुत ही नजदीक से उसके हमले को डॉज करता है और वो मन ही मन सोचता है, इस ज़ॉम्बी का स्पीड मेरे द्वारा देखे गए पिछले सारी ज़ॉम्बीज़ में से सबसे ज्यादा है। वो ज़ॉम्बी सीधा सीलिंग के ऊपर चढ़ गया था और वो उसी जगह से अजीब तरीके से दहाड़ने लगता है। वही फैन मन ही मन सोचता है, इस बच्चे का मॉम ही अचानक से इतनी खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया और इसी के साथ साथ ही इतना ज्यादा ताकतवर है, तो फिर ये बच्चा इतनी देर तक सरवाइव कैसे किया? कैसा हो सकता है कि वो असल में इस बच्चे को बिल्कुल एक टोप की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि वो अपने शिकार को पास बुला सके। तभी वो ज़ॉम्बी सीधा फैन के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। वही फैन अपने तलवार को पकड़ता है और सीधा उस ज़ॉम्बी को बीच में से फाड़ देता है और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक इवॉल्व ज़ॉम्बी को खत्म करा है, जिसके कारण से आपको 3 पॉइंट दिया जाता है। फिर हीरो ज़ॉम्बी के सब को देखते हुए कहता है, तो फिर ये एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी था। सच में लगता है इन ज़ॉम्बीज़ लोगों के अंदर भी स्मार्ट ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। तभी दिखाई देता है उस ज़ॉम्बी के सब के बीच में एक रेड कलर का स्टोन चमक रहा था। वही फैन साइड में देखता है और हैरान होते हुए कहता है, लगता है इस जगह पर एक छोटा सा लाइब्रेरी था और ये औरत इन सारी बुक्स को पढ़ती थी। सही में वो लोग सच कहते हैं, ये औरत ज़ॉम्बीज़ के अंदर बदलने के बाद भी नॉलेज के कारण से काफी ज्यादा ताकतवर है। चलो जब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, कुछ बुक्स और खाते को भी यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, इससे उस बच्चे को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वही सीन शिफ्ट होता है डिजर्ट के अंदर के एक अंडरग्राउंड
रिमोट साइंस लेबोरेटरी के बेस पर, जहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को भी ज़ॉम्बीज के अंदर वो रेड कलर के स्टोन मिलता है। और वो साइंटिस्ट परेशान होते हुए कहता है, तो तुम कह रहे हो ये रेड स्टोन तुम्हें एक म्यूटेटेड इवॉल्व ज़ॉम्बी के सिर के अंदर मिला? उसके सामने एक सोल्जर कॉर्नल सूट पहना हुआ लड़की कहती है, बिल्कुल सर, हमें एक बहुत ही अजीब सा ज़ॉम्बी देखने को मिला था। तो फिर जब हम लोग उसको खत्म करने के बाद उसके बॉडी को चेक करने गए तब हमें ये स्टोन मिला। वो साइंटिस्ट पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तभी वो कॉर्नल बताता है कि वो बेस के बाहर बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नाइपिंग कर रहा था। तभी उसको डेजर्ट से आते हुए एक बहुत ही विशाल सा ज़ॉम्बी दिखा, जिसको कि वो सीधा हेडशॉट मारा, बट इससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो ज़ॉम्बी बिना सिर के भी चलते हुए आगे बढ़ा था। जिसके बाद उन लोगों को उस ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत सारे हमला करना पड़ा, जो कि सब के सब उसके दिमाग के आसपास ही था। और जब सिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया तभी जाकर ये मॉन्स्टर खत्म हुआ। वो कैप्टन कंसर्न होते हुए कहता है, अब तक तो सारी ज़ॉम्बीज को हम लोग बस एक लोहे के बार से भी संभाल पा रहे थे, और अब देखो स्नाइपिंग के गोली भी इनके ऊपर काम नहीं कर रहा। साइंटिस्ट गौर से उस रेड स्टोन को देखता है और वो हैरान होते हुए कहता है, लगता है सही में ये ज़ॉम्बीज बहुत ही तेजी से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, बट बिना सिर के भी वो आगे बढ़ सकता है। ये कि ज़ॉम्बी है या फिर कोई डेमन? हमारे इस बेस को छोड़कर बस दो ही बेस के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं, एक तो है ड्रैगन पैलेस बेस और दूसरा है गैलेक्सी बेस। बट इस तरीके के ताकतवर ज़ॉम्बीज के साथ कि हम लोग सही में इस दुनिया को बचा पाएंगे, क्योंकि बाकी की दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन पूरी तरीके से टूट चुका है। तभी वो कैप्टन थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, प्रोफेसर मेरे पास एक अजीब सा आइडिया है, क्या मैं बोल सकती हूँ? वो साइंटिस्ट जब उसे परमिशन देता है वो कैप्टन एक्सप्लेन करता है, मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज के मानुअल स्टोरी सुना था जहाँ पर बताया गया था कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के अंदर इस तरीके के स्टोन मिलते हैं जिनको कंज्यूम करने के बाद नॉर्मल आम इंसान भी सुपर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैं बस सोच रहा हूँ क्या ये स्टोन भी कुछ उसी तरीके से काम कर सकता है? वही साइंटिस्ट पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और वो कहता है कि कैप्टन भी इस तरीके के फैंटेसीज रखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दोबारा से शहर के अंदर। एक सुंदर सी कपड़े में एक रेड हेयर वाली लड़की विंडो के साइड से बाहर देख रही थी और वो मन ही मन सोचता है कि वहाँ पर सही में एक इंसान चलता हुआ जा रहा है। दिखाई देता है वो असल में हमारे फैन को देख रहा था, जो कि बहुत ही आराम से रास्ते से जा रहा था। तो ये फैन भी उसके गेज को महसूस करते हुए साइड में देखता है, बट वो लड़की तुरंत अपने मुंह को बंद करते हुए विंडो के पीछे छुप जाती है और वो मन ही मन सोचती है क्या उसने देख लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताया जाता है ये है सू जियाओ, जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। वे फैन मन ही मन सोचता है कि उसने शायद से अभी किसी को विंडो के पीछे छुपते हुए देखा, बट तभी उसका नजर दूसरी साइड पर चला जाता है जहाँ पर एक गाड़ी तेजी से आ रहा था और तभी गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और कोई कहता है जल्दी से जल्दी अपने काम को कंप्लीट करो। उसी पल फैन दूर से उन सभी को हाय हेलो करने लगता है। वही वो लोग भी हैरान होते हुए फैन की तरफ देखता है और कहता है कि इस ज़ॉम्बीज के एपोकलिप्स के वक्त भी कोई इतने आराम से रास्ते के अंदर चल रहा है। वही दूसरा बंदा कहता है कि हमें इसे सेफली यहाँ से ले जाना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है इसके बारे में कभी और सोचना, अभी हम लोग हमारे मिशन से मुकर नहीं सकते। अगर हम लोग बिना मिशन को कंप्लीट करे वापस लौटे तो फिर बॉस हमारे चमड़ी उतर कर रख देंगे। दिखाई देता है वो लोग असल में एक पुलिस स्टेशन पर आए थे। वही उस गाड़ी का ड्राइवर मन ही मन सोच रहा था इस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये कि हम लोगों को देखते हुए डर नहीं रहा, बस हमारे लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं उनको बोलकर इस लड़के को गाड़ी के पीछे बांध दूंगा और फिर सारे ज़ॉम्बीज को इसके पीछे भगाऊंगा। फिर इसके हंसे हुए चेहरे पर रोना देखने में मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। और उसी वक्त फैन बिल्कुल उसके सामने आते हुए थप्पा देता है और उसकी स्पीड को देखते हुए वो ड्राइवर पूरी तरीके से डर जाता है। वही फैन हंसते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें हाय कहने के लिए आया था, वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो ड्राइवर काफी ज्यादा डर गया था। वो मन ही मन सोचता है इस लड़के के साथ क्या गलत है, अभी तो ये मेरे से कम 30 मीटर की दूरी पर था और बस एक ही पल में मेरे सामने आ गया। उसी वक्त गाड़ी के बाहर बाकी के लोग भी अब इकट्ठा होने लगे थे और वो लोग कहते हैं क्या लड़के तुम अभी भी इसी जगह पर हो? तभी वो ड्राइवर परेशान होते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को वो चीज मिला जो कि हमारे बॉस को चाहिए था? वही वो लोग हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल, अब इन सारी इक्विपमेंट के साथ हम लोग बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। एक आदमी फैन के पास आते हुए कहता है हे लड़के, मानना पड़ेगा तुम इतने खतरनाक वक्त में भी अकेले इस तरीके से घूम रहे हो, जरा बता सकते हो तुम अभी तक ऐसे कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो? तभी फैन कहता है मेरे पीछे जब ज़ॉम्बी लोग आ जाते हैं फिर मैं उनके साथ बातें करते हुए मैटर को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, बट फिर भी अगर वो लोग मानने से इनकार करते हैं और मेरे ऊपर हमला करते हैं तो फिर मैं अपनी तलवार से जवाब देता हूँ। और ऐसे अजीब से जवाब को सुनते हुए वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी साइड में से और एक बंदा सीधा फैन को ब्लैंक रेंज में पकड़ लेता है और वो हंसते हुए कहता है लड़के तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा असली मोटिव क्या है? वही फैन कोल्डली कहता है तो फिर तुम लोग पुलिस स्टेशन पर आए थे इन सारे इक्विपमेंट को चोरी करने के लिए? भाई वो आदमी जोर से चीखते हुए कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, इस एपोक्लिप्स के टाइम चोरी ये क्या होता है? इस वक्त को हम लोग जो चाहे वो कर
सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जिसको भी खत्म करा है वो लोग अपनी जान की भीख मांगे हैं, बट तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? फिर दूसरे पल फैन ने उसके हाथ के ऊपर तलवार को चला दिया था, जिससे वो बंदूक चलाने के लायक नहीं बचता। वो दर्द के कारण से जमीन में घुटनों के बल बैठते हुए जोर जोर से चीखने लगता है। वही फैन कहता है, अरे मेरे को माफ करना, इन कुछ दिनों से सेल्फ डिफेंस के कारण से मैंने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करा है कि मेरा एक नेचुरल हैबिट बन चुका है कि जो भी मेरे ऊपर हमला करने का कोशिश करता है उसका मेरा हाथ अपने आप से खत्म कर देता है। तभी साइड से और एक लड़का हमारे हीरो की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, लगता है तुम सही में मरना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। बट दूसरी पल उस आदमी को बीच में से फाड़ दिया जाता है। भाई बाकी के दोनों लोग परेशान होते हुए मन ही मन सोच रहा था, ये लड़का बिल्कुल एक मॉन्स्टर है, इतना तेजी से कोई इंसान के कभी मूव भी कर सकता है। भाई गाड़ी के अंदर से ड्राइवर चीख रहा था, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोरगुल हो चुका है, सारे लोग गाड़ी के अंदर आ जाओ, नहीं तो हम लोग परेशानी में आ जाएंगे। भाई सभी लोग देख पाते हैं गाड़ी के दूसरे साइड पर ऑलरेडी बहुत सारे ज़ॉम्बी गुंगाते हुए आ गए थे। वो ड्राइवर बिना कुछ सोचे गाड़ी को लेकर भगाने लगता है और चीखते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम लोगों को गाड़ी चढ़ने के लिए, अगर तुम्हें खड़े रहने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है तो फिर ऐसे ही रहो। भाई बाकी के दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, उनके चेहरे से पसीना गिरने लगता है। वो लोग चीखते हुए कहते हैं, तुम हमारे साथी हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बट दूसरे ही पल उन सभी को पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। तो फैंग उनके आगे आते हुए कहता है, देख रहे हो ऐसी होना चाहिए शहर के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को, जो कि शहर के अंदर जब भी कोई बुरे लोग देखे तो फिर सभी आगे बढ़ते हुए उनका सामना करे और उनको पुलिस को पकड़ने में मदद करे। वो दोनों लोग पीछे खिसकते हुए मन ही मन सोच रहा था, ये ज़ॉम्बीज़ को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कह रहा है, लगता है हमारा सामना सही में किसी पागल से हो चुका है। वही फैन एक बहुत ही ऊंचा सा जंप लेते हुए पुलिस स्टेशन के दूसरे मंजिल पर चढ़ जाता है और बिल्कुल एक हीरो की तरह कहता है, एक चीज को याद रखना, जस्टिस पाने में देरी हो सकता है बट जस्टिस से कोई भी बच नहीं सकता। वही नीचे दोनों आदमी परेशान हो जाता है उसके इस बहुत ही ऊंचे से जंप को देखते हुए। वही फैन आराम से कहता है, तो फिर मिलते हैं साहिब से दूसरे जन्म के अंदर। और इसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन दोनों लोगों के ऊपर हमला बोल देता है। इसके बाद उन लोगों को हर तरीके का जॉब मिल जाता है। वही सीन दोबारा से शिफ्ट होता है उसी व्हाइट ग्राउंड पहनी हुई रेड हेयर वाली औरत के पास, जो कि इतना ज्यादा आवाज को सुनते हुए दोबारा से कर्टेन को हटाते हुए बाहर देखने का कोशिश करती है। और वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि उसके सामने की जगह पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और वो सोच रही थी शायद से उसी लड़की को पकड़ने के कारण से इतने सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। और उसे फैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो शायद से अभी तक इन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन गई होगी। उसी वक्त अचानक से उसके विंडो के सामने फैंग आते हुए थप्पा देता है, जिसे देखते हुए वो लड़की जोर से चीख उठती है और फिर दूर जाकर बैठ जाती है। वो मन ही मन सोच रही थी, तीसरी मंजिल पर हूँ और ये लड़का यहाँ तक पहुँच गया, वो इतने ऊपर तक आया तो आया कैसे? वही फैन भी सोच रहा था कि लगता है ये लड़की काफी ज्यादा डर चुकी है क्योंकि ये वक्त भी एपोक्लिप्स का है और मुझे लगता है वो अभी भी मेरी मदद को लेने के लिए तैयार नहीं है। चलो लगता है इसे थोड़ा सा वक्त का जरूरत है। दिखाई देता है नीचे के फ्लोर पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ फैन को पकड़ने के लिए वहाँ पर इकट्ठा भी होने लगे थे। वही फैन कहता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आपसे हरदम इस विंडो के पास आता रहूंगा। मैं अपने मुस्कुराहट के साथ और बातों के साथ उसे मनाने का कोशिश करूंगा जिससे कि उसके अंदर का वो डर धीरे धीरे गायब होता जाए और उसे समझ में आए कि मैं बस उसका एक दोस्त बनना चाहता हूँ। भाई दूसरी तरफ वो लड़की एक नाइफ को पकड़ते हुए काफी ज्यादा डर रही थी, उसका हाथ सेक रहा था और वो मन ही मन सोचती है मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके इतने ऊपर आने के कारण से जरूर से आसपास के लोगों को भी पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ, मैं कभी भी उनके गंदे हाथ मेरे तक पहुँचने नहीं दे सकती और मैं इस लड़की को भी बीट नहीं कर पाऊंगी। तो फिर क्या मुझे अपनी आँख को खत्म कर देना चाहिए। भाई सीन शिफ्ट होता है हुआंग सिटी के एक बहुत ही बड़े से भिला पर, जहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकता है और कोई जोर से चीखता है, बॉस बहुत ज्यादा बुरा हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दिखाई देता है ये असल में वही टाकलो गाड़ी का ड्राइवर था जो कि अपने बाकी के साथियों को उसी जगह पर छोड़ते हुए वहाँ से निकल पड़ा था। वही उस जगह पर इस शहर के गैंग के बॉस को दिखाया जाता है जो कि चुरुट को फूंकते हुए कहता है, शांत हो जाओ और क्या हुआ है मेरे को शांति से बताओ। बताया जाता है इस बॉस को लोग मैड ओल्ड वांगडा कहता है। वो ड्राइवर तुरंत ही उसके घुटनों के पास बैठते हुए कहता है, हम लोग जब पुलिस स्टेशन पर पहुंचे हम लोगों को उस जगह पर रहते हुए कुछ बचे हुए लोगों ने पूरी तरीके से घेर लिया था जो कि बस हमारे शिकार करने के लिए जैसे कि उसी जगह पर रुके हुए थे। और जब हम लोग वहाँ से लौटने ही वाले थे और अपने गार्ड को डाउन कर रखे थे तभी उन लोगों ने हमला बोल दिया और उसके साथ साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को हमारे पीछे लगा दिया। वो बहुत ही ज्यादा मायूस होते हुए कहता है, मैंने आपके सारे लोगों को गाड़ी में चढ़ने के लिए कहा था बट वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमारे रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण से मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था और मैं गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ गया। और वो मन ही मन सोच रहा था मैं कभी भी सच्चाई इनको बता नहीं सकता, नहीं तो वो मेरे को
कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा मेरे को लगता है उस जगह पर मेरे साथ जो भी लोग गए थे उनमें से कोई भी बचा हुआ नहीं होगा, तो फिर मेरी सच्चाई के बारे में भी इनको कभी भी पता नहीं चल सकता। वो बॉस की तरफ देखता है, तभी दिखाई देता है वो बॉस बहुत ही सस्पिशियस नजरों से उस नकलू ड्राइवर को देख रहा था। वही ड्राइवर मन ही मन सोचता है कि किसी तरीके से वो मेरे ऊपर शक कर रहा है, अगर उसे थोड़ा सा भी भनक भी लगा तो फिर वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने सुना है वो एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है और वो बस अपने एक पंच के द्वारा दीवार को भी तोड़ के रख सकते हैं। तभी वो बॉस उसके सिर को एक एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल करते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? तुम भी तो उनके साथ उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन सकते थे। भाई उस ड्राइवर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो पसीनों से लथपथ हो रहा था, बट फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देता है, मेरे को इसको सह नहीं पड़ेगा, मैं सह सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा से भी चीखा तो फिर बॉस को खराब लगेगा और फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं चीख नहीं सकता। उसके बाद स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि मैं तो बस एक ड्राइवर बनकर आपको शहर में घूमने में मदद करना चाहता था। तभी वो बॉस जोर से कहता है, इस जगह से निकल जाओ, और वो अपनी चूट को भी जमीन में फेंक देता है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरते हुए हाँ कहते हुए वहां से दौड़ लगाता है। भाई वो बॉस अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए बहुत ही गंभीर होते हुए कहता है, दिलचस्प, मैं तो बस सोच रहा था कि इस शहर के अंदर मैं अपने दबदबा को और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, जिससे कि मैं दूर दूर के टेरिटरी के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस को फैला सकूं। बट लगता है हमारे सामने अब हुआंग सिटी से एक नया ओपोनेंट उभर रहा है जो कि हमें टक्कर देने का कोशिश कर रहा है, और मेरी सोच के हिसाब से उनके बीच जरूर से कोई न कोई ताकतवर शख्सियत तो जरूर से होगा जो कि उनको लीड कर रहा है। से शिफ्ट होता है सनशाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब से मैं जब भी सनशाइन डिस्ट्रिक्ट कहूंगा इसका मतलब है फैन का जो सोसाइटी है उसी का नाम है, ठीक है। तो इस जगह पर दिखाई देता है एक बूढ़ी औरत जमीन में फसलों को भून रही थी और वो कहती है, इतनी कम फसलों से हमारा कुछ भी नहीं होगा, लगता है फैन को और भी ज्यादा सीड्स ले आने के लिए कहना पड़ेगा। भाई दूसरी तरफ बहुत सारे बूढ़े लोग दरवाजों को लकड़ी से और भी ज्यादा मजबूत बना रहे थे और वो दोनों लकड़ियों को लगाने में एक दूसरे का मदद कर रहे थे। तभी दूसरी साइड पर वो रिटायर्ड टीचर वाली ग्रैंडमा उस छोटी सी लड़की को पढ़ा रही थी, जहाँ पर वो कहती है, देखो अभी के इस वक्त पर लैंग्वेज सीखना ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, तो फिर ज्यादा फोकस करो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, क्योंकि इसी के अंदर असली नॉलेज है। वे वो बच्चे हाँ में जवाब देता है और उसी वक्त उसके सामने और भी बहुत सारे नॉलेज की चीज आकर गिरता है, जो देखते हुए वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दिखाई देता है वहाँ पर फैन पहुंच गया था और वो एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो देखो मैंने जैसे कि तुमसे प्रॉमिस करा था, मैंने कल के पूरे रात ढूंढते हुए तुम्हारे लिए सारे पढ़ने की बुक्स लेकर आया हूँ, अब तो मन लगाकर यहाँ पर पढ़ सकती हो। वही उस छोटी सी लड़की का तो रोना निकल जाता है। वो मनी मन सोचता है, ये अंकल मेरे से इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है, मेरे को लगा था मेरे को और कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। वही फैन को लग रहा था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश है और वो कहता है, जरा देखो तुम इतना ज्यादा खुश हो कि तुम्हारे आंखों पर आंसू आ गए, देखो इतना ज्यादा ओवरवेल्म होने का जरूरत नहीं है, चलो तुम भी अपनी ग्रैंडमा के साथ पढ़ना शुरू कर दो, लगता है तुम्हें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। तभी फैन के गोद पर वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है और फैन उसे चुप नहीं कर पा रहा था। तभी उस छोटी सी बच्ची का मॉम हैरान होते हुए कहता है, भाई फैन तुम्हें ये बच्चा कहाँ पर मिला? फैन कहता है, ये तो बहुत ही एक लंबा स्टोरी है, वैसे अभी के टाइम इस बच्चे को एक बार दादी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सुना है कि वो पहले आर्मी में डॉक्टर हुआ करती थी। वो दादी पहुंच जाती है और कहती है, हाँ जल्दी जल्दी उस बच्चे को बाहर निकालो। तभी दिखाई देता है उस बच्चे के शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे चोट का निशान था। भाई वो डॉक्टर उन सारे चोटों को क्लीन करते हुए कहता है, लगता है हम लोगों ने बहुत ही सही वक्त पर इसको रेस्क्यू करा है, अगर इसमें थोड़ा सा भी और देर होता तो फिर काफी ज्यादा बुरा हो सकता था, बट अभी भी हम हमारे गार्ड को डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो फिर हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाए। तभी वो फैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इस बच्चे का कोई नाम के बारे में सोचा है? फैन कहता है, हाँ इसका नाम है मैंग मैंग। तभी वो दादी पूछती है, तो इसका टाइटल क्या होगा? फैन कहता है, मैंने तो बस उसके मम्मी के डायरी से उसका नाम ही जाना था, उसके सरनेम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। वो दादी हंसते हुए कहता है, तो फिर क्यों ना तुम अपने ही लीन टाइटल को उसे दे दो, तो फिर लगेगा वो तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़ गई है। वही फैन उसे मना करते हुए कहता है, मैंग मैंग की जिंदगी को उसके मम्मी ने अपनी जिंदगी देकर भी बचाया है, वो जब बड़ी होगी मैं उसके मम्मी की कहानी को उसे सुनाऊंगा कि उसका मॉम कितना ज्यादा महान थी, उसके मॉम के रिस्पेक्ट के कारण से उसको कोई भी टाइटल देने का जरूरत नहीं है। तभी उस छोटी सी लड़की का मॉम आगे बढ़ते हुए कहता है, भाई फैन तुम तो अभी बहुत ही छोटे हो, तुम इस छोटे बच्चे को संभाल नहीं सकते, और इसके अलावा ये सारे बूढ़े लोग भी इस उम्र पर एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्यों ना तुम इसे मेरे को दे दो, क्योंकि अभी के टाइम मैंने अपने बच्चे को बड़ा करते हुए काफी सारे एक्सपीरियंस को गैदर करा है। फैन एक स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है तो फिर आप दिन के वक्त इस बच्चे को आप संभालेंगे, जबकि रात के वक्त आपको बिना नींद के ना सोना पड़े, तो उसके कारण से आप बच्चे को मेरे पास रख सकते हैं। और उन लोगों का जब यही बात चल रहा था
था। अचानक से साइड से उन दादाजियों का आवाज आता है, फैन जल्दी से इस तरफ आओ, बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। फैन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए पीछे घूमता है और दौड़ते हुए जब उन बूढ़े लोगों के पास पहुंचता है, वो रिटायर्ड मिलिट्री सोल्जर कहता है, जरा बाहर देखो, यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ का नदी बहने लगा है, ये अचानक से कैसे हो गया। वही फैन पूरी तरीके से वहाँ पर जम सा गया था। वो मन ही मन सोचता है, मैंने आने के वक्त इस जगह को मैंने पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ से मुक्त कर दिया था, तो फिर ये लोग वापस से यहाँ पर कैसे पहुँच गए। कैसा हो सकता है कि वो मेरे को फॉलो करते हुए वापस से यहाँ पर लौट आ गए हैं, या फिर उन लोगों ने वही पिछले वाले ज़ॉम्बी की तरह अपने इंटेलिजेंस को एक्टिव कर लिया है। शिफ्ट होता है, बाहर एक ट्रक चल रहा था और उसके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ रहे थे। दिखाई देता है उस ट्रक में एक ग्लास पहना हुआ बंदा उसे चलाते हुए आगे जाता है। वही सोसाइटी के अंदर के सारे दरवाजे, जानले, सब कुछ तख्ते मारकर बंद कर दिए गए थे और वो लोग एक सीसीटीवी कैमरा से ये पूरा फुटेज को घर के अंदर एक कंप्यूटर से देख रहे थे। एक आदमी कहता है, लगता है ये ट्रक वाला आदमी सारे ज़ॉम्बीज़ को गाड़ी के हॉर्न बजाते हुए अपने पीछे से लेकर जा रहा है, जिससे कि उसके पीछे के लोग अपने लिए सप्लाईज को कलेक्ट कर सके और उन्हें कोई भी ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला ना करना पड़े। वही फैन भी विंडो के दरारों से इसे देखता है और अपना हाथ छोड़ता है। शिफ्ट होता है बाहर, वहाँ पर कुछ लोग सील्ड और लोहे के पाइप पकड़ते हुए दुकान से बाहर निकलता है और कहता है, हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे सप्लाईज को कलेक्ट कर लिए हैं और बस थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग वापस से लौट जाएंगे। तभी वो इंजीनियर वाला बूढ़ा आदमी कहता है, जरा देखना यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है, ये ट्रक दोबारा से पीछे घूमते हुए तेजी से आ रहा है। फैन भी इस चीज को अंदर से नोटिस करता है। दिखाई देता है वो ट्रक असल में उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ा था। वही वो लोग चीखते हुए कहता है, ये आदमी पागल हो चुका है, ये हमें मारना चाहता है, जल्दी से साइड हटो। वही ट्रक का वो ड्राइवर अपने सिगरेट में आग लगाता है और मन ही मन सोचता है, जिस वक्त ये एपोक्लिप्स शुरू हुआ था, मैं मेरे बच्चे और वाइफ के साथ अपने घर के अंदर रह रहा था, बट खाने वगैरह के कारण से और मेरे बच्चे और वाइफ के ख्याल रखने के कारण से मेरे को बाहर निकलना पड़ा और मैंने उन लोगों को घर पर इंतजार करने के लिए कहा और बस बाहर आने के साथ ही मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप आने लगा था। तभी मुझे दो आदमी मिले जो कि एक लोहे के स्पीयर और सील्ड के द्वारा मेरे पीछे के ज़ॉम्बीज़ को खत्म किए और मेरे को बचाए। फिर मैं उन लोगों को फॉलो करना चाहता था जिससे कि फैमिली को संभाल सकूं और मैंने उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करा, बट वो लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तब मैंने जब बताया मेरी फैमिली के बारे में, अचानक से उनका लीडर आगे बढ़ते हुए मेरे को भी उनके टीम के अंदर शामिल कर लिया। उस वक्त तो मेरे को लगा था मैं कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से मिल चुका हूँ, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बाहर देखने वाले यही देव मानुष मेरे घर के अंदर जाने के बाद मॉन्स्टर बन जाएंगे। वो लोग मेरे ही घर पर जाकर मुझे ही रस्सी से बांधकर मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ को टॉर्चर करने का कोशिश करा है। मैंने उन लोगों को चीख चीख कर रोकने के लिए कहा, मैंने अपना हर तरीके की कोशिश करा, बट ये सब कुछ बेअसर था। और जब मेरी वाइफ इस तरीके के ह्यूमिलेशन को नहीं सह पाई, वो 3 माले की बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे की तरफ कूद गई और हमेशा हमेशा के लिए मेरे को छोड़कर चल बसी। मैं उन लोगों के साथ अपने मरते दम तक लड़ना चाहता था, बट उन लोगों ने मेरे को कंट्रोल में रखने के लिए मेरे 8 साल के बच्ची को भी हॉस्टेज बना लिया और अगर मैं उनके बातों को इनकार किया या फिर उनके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचने का कोशिश करा तो फिर वो लोग मेरे बच्ची को भी खत्म कर देंगे। और अभी के टाइम वो चीखते हुए कहता है, मैं तुम सारी बिष्टों को खत्म कर दूंगा, तुम लोग इंसान बोलने के लायक नहीं हो। इसके साथ वो ट्रक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है और इसके साथ उस जगह पर एक विशाल सा धमाका होता है। वही पल भर में संसदी के गेट को ओपन करते हुए फैन बाहर निकलता है और कहता है, रुको मैं अभी देखता हूँ। दिखाई देता है उस ट्रक के दरवाजे के सामने उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ने के लिए वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक से उन ज़ॉम्बीज़ के पीछे से फैन कहता है, हे तुम सारे ज़ॉम्बीज़ थोड़ा सा साइड दोगे और तुम लोग प्लीज इस जगह को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग और छोटे बच्चे भी रहते हैं। वही उन सारे ज़ॉम्बीज़ के एक छवि चेहरा दिखाया जाता है। वो सब के सब फैन के बातों को समझ नहीं पाते और दूसरे पल जोर जोर से दहाड़ते हुए फैन के ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वही फैन तुरंत ही उन मॉन्स्टर का सिर उनके धड़ से अलग कर देता है। वही कैमरे के पीछे से वो बूढ़े लोग बात कर रहे थे, मिस्टर वांग क्या लगता है ये बचा फैन क्या कोई मामूली इंसान भी है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। वही वांग कहता है, सही में एक इंसान के अंदर इस तरीके के पावर के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल वाली बात है, लगता है वो कोई सुपर सोल्जर है। मैं आशा करता हूँ जिस वक्त को ये दुनिया दोबारा से अपने आप को रिवाइव करेगा और ये एपोक्लिप्स का वक्त खत्म होता जाएगा, तब फैन के हाथ से ही हुआंग सिटी को दोबारा से बनाया जाएगा, वही बनेगा यहाँ का करता धरता। कुछ टाइम के बाद वो दादी जू ट्रक के ड्राइवर को देखते हुए कहता है, इसको बस थोड़ा सा चोट आया है और इम्पैक्ट के कारण से ये अपना होश खो बैठा है, शुक्र है एयरवैक्स बाहर आ जाने के कारण से उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। वही फैन कहता है, हाँ उसे तो ठीक होना ही पड़ेगा क्योंकि उसने बाहर जिस सिचुएशन को क्रिएट करा है इसका अच्छी तरीके से केयर लेना भी जरूरी है, अगर ये काम वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। वही सारे बूढ़े लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। वो लोग मन ही मन सोचता है यहाँ पर कुछ तो गलत है, बट फैन जो कह रहा है वो भी सच है। वो लोग कंफ्यूज थे कि फैन गलत है
है या फिर बोलो कि गलत सोच रहे हैं। उसी वक्त वो ड्राइवर आदमी धीरे से उठते हुए कहता है, क्या ये सड़क है? वही फैन कहता है, नहीं, ये सनशाइन की सोसाइटी एरिया है और तुम असल में हमारी घर पर हो। अब जब तुम ठीक हो चुके हो तो फिर बाहर जाओ और सारे ज़ॉम्बीज़ के सबों को दूर जाकर फेंक कर आओ, नहीं तो बाहर बदबू फैलने लगेगा। उसके बाद हमारे घर के अंदर रहना भी प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। वो जख्मी आदमी धीरे धीरे उठता है। शॉक के कारण से उसका पूरा शरीर सेक कर रहा था और वो धीरे से कहता है, मैं एक मेंटेनेंस वर्कर हुआ करता था, मतलब जो एसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें वो सब ठीक करते हैं उसका काम करता था और आपने मेरा जिंदगी बचाई, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। बट मेरे को मेरे घर पर लौटना पड़ेगा, वहाँ पर मेरी छोटी बच्ची अकेली है। वही फैन मन मन सोच रहा था, तो फिर तुम यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो बिना रास्ते को क्लीन कर कर। वही फैन आगे बढ़ते हुए कहता है, ओए तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, बाहर जाओ और उन ज़ॉम्बीज़ के शवों को दूर फेंक कर आओ और मेरे को तुम्हारे घर के एड्रेस के बारे में बताओ, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ। और वैसे भी रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी है, तुम्हें जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है, तुम बस मेरे सिक्योरिटी गार्ड का फीस दे देना। जो सुनकर वो आदमी पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। मैं सेंसिट होता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर फैन उस आदमी के लड़की को लेकर फ्लैट से बाहर निकल आ रहा था और उसके सनशाइन सोसाइटी जा रहा था। वो लड़की पूछती है कि सच में मेरे पापा ने आपको मेरे को लेने के लिए भेजा है? फैन कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने मेरे को 100 का नोट दिया है तुम्हें यहाँ से सेफली सोसाइटी तक ले जाने के लिए। लड़की हैरान होता है, जबकि उस आइसक्रीम शॉप के ऊपर से वो व्हाइट क्लॉथ में जो लड़की छुपी हुई थी वो भी इस सीन को कर्टन को हटाते हुए देखती है। भाई ये 3-4 दिनों से कपड़े तक नहीं बदली है और वो परेशान होती हुई कहती है, ये तो वही आदमी है जो कि उस दिन मेरे सामने आ गया था और उसने अपने साथ एक छोटी सी लड़की को भी लेकर जा रहा है। और ये कुछ अजीब ही सोच रहा था, जबकि नीचे से फैन भी उसे नोटिस करता है और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ हेलो कहने लगता है। मैं ऊपर से वो लड़की डरती हुई मनी मन सोचती है, ये तो मेरी ही तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल है। मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। इसके साथ वो कर्टन को नीचे करता है और फिर अपने मुंह छुपाकर बैठते हुए मनी मन सोचती है, उसने मेरे को नहीं पकड़ पाई तो फिर उस छोटी सी बच्ची को लेकर जा रहा है। इस तरीके के एपोक्लिप्स आने के बाद यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, कहीं पर कोई भी रूल्स या फिर गवर्नमेंट के लॉज का डर पूरी तरीके से गायब सा हो गया है। वो तो अपनी हेल वाली दुनिया पर सोच रही थी, जबकि बाहर फैन मनी मन परेशान हो रहा था। ये लड़की अभी तक लग रहा है इस एपोक्लिप्स का शौक को झेल नहीं पाया है या फिर साहब से वो पागल भी हो चुकी है। चलो जो भी हो, इस एपोक्लिप्स के वक्त कोई पागल आदमी को अपने साथ रखना और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और वो बच्ची को कहता है, इस तरीके के पागल लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि वो लोग कभी भी कुछ अजीब सोचते हुए तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। भाई वो छोटी सी बच्ची मन में सोच रही थी, मेरे को तो लग रहा है ये अंकल काफी ज्यादा अजीब है, क्या सच में मेरे को इसके साथ जाना चाहिए? मैं सेंसिट होता है एक दूसरे जगह पर एक आर्मर्ड कार रास्ते से तेजी से जा रहा था, जबकि उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ दहाड़ते हुए आ रहे थे। एक लड़का हैरान होते हुए कहता है, जरा वो देखो, ये यहाँ पर फिर से आ गया। वही वो कैप्टन और वो मिलिट्री वाला बंदा सामने गौर से देखता है और वहाँ पर उन्हें फैन और वो छोटी बच्ची दिखाई देता है। एक छोटे से शॉप के सामने खड़ा हुआ था और वो कहता है, अंदर ये सारे डॉल्स काफी ज्यादा क्यूट है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक मैंग के लिए ले जाऊँ, कि तुम्हें भी एक चाहिए? मैं वो छोटी बच्ची हाँ में जवाब देता है, जबकि दूसरी तरफ वो कैप्टन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और मन मन सोचता है, इस जगह पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, अगर किसी तरीके से उनका नजर इनकी तरफ पड़ गया तो फिर इस लड़के के साथ साथ वो छोटी सी बच्ची भी काफी ज्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। और वो गाड़ी के ड्राइवर को तेजी से कहता है, ओल्ड माओ जल्दी से गाड़ी के हॉर्न को दबाते हुए दूसरी तरफ मोड़ लो, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे आ जाए। बट तभी अचानक से वो लोग सामने कुछ सुनते हुए पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। दिखाई देता है वो लोग अपने सामने एक कैक्टस वाले टॉय को पकड़ा हुआ था जो कि एक सॉन्ग को गा रहा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और इसे ही फैन और वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि वो सारे ज़ॉम्बीज़ का भी बचपन याद आ जाता है और वो लोग सीधा दहाड़ते हुए हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर गाड़ी के अंदर सारे लोगों का मुंह बन जाता है। और कैप्टन कहता है, अब जब कोई मौत को ही फूल पत्ती देकर बुला रहा है तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। वैसे सीट होता है एक डिजर्ट बेस पर, जहाँ पर कहता है, प्रोफेसर उस ज़ॉम्बीज़ के अंदर से जो रेड कलर के क्रिस्टल पाया गया था उसको लेकर सारे एग्जामिनेशन के रिपोर्ट बाहर आ चुके हैं और हमें पता चला है ये स्टोन किसी ऐसे मटेरियल से बना है जिसके बारे में अभी तक इस दुनिया की कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट के अंदर पहले कभी भी मेंशन नहीं करा गया था। साइंटिस्ट पूछता है, तो फिर क्या ये स्टोन स्टेबल है? वो सूट पहने हुआ आदमी स्टोन को गौर से देखते हुए कहता है, बस स्टेबल ही नहीं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इस क्रिस्टल का ऊपरी हिस्सा बहुत ही ज्यादा मजबूत है और जितना पता चल रहा है ये बिल्कुल हमारे इंसानी स्किन की तरह है, बट उससे कहीं गुना ताकतवर और हार्ड। वही वो हेड साइंटिस्ट परेशान होते हुए मन मन सोच रहा था, इस बेस के अंदर सबसे ज्यादा एडवांस लेवल के इक्विपमेंट है, इन सब के बावजूद हमें इस ज़ॉम्बी क्रिस्टल के बनावट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई वो पूछता है, हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रैगन पैलेस बेस और गैलेक्सी बेस के अंदर भी सवाल पूछे
थे इस क्रिस्टल को लेकर क्या उन लोगों ने कोई डेवलपमेंट करा है। वो सूट पहना हुआ आदमी अपनी सीट हिलाते हुए कहता है आपकी रिक्वेस्ट के कारण से वो लोग भी ज़ॉम्बीज हंट करने के लिए बाहर गए थे, बट उन लोगों को एक भी ऐसा ज़ॉम्बी नहीं मिला जिनके दिमाग के अंदर कोई इस तरीके का स्टोन हो, जिससे कि हमें पता चला है कि ऐसा स्टोन हर किसी ज़ॉम्बीज के अंदर नहीं पाया जाता, बस कुछ स्पेशल ज़ॉम्बीज के अंदर ही क्रिएट होते हैं। वो हेड साइंटिस्ट परेशान होते हुए कहता है तो फिर लगता है ये सभी ज़ॉम्बीज धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को डर है कि इनके एवोल्यूशन एक वक्त तक इस हद तक बढ़ जाएगा कि हम लोग उसे और रोक नहीं पाएंगे। वहीं से शिफ्ट होता है एक बहुत ही ऊंचे से बिल्डिंग के ऊपर के छत पर। वहाँ पर एक आदमी बहुत ही जोर जोर से चीखते हुए कहता है मेरे को मिल गया, मेरे को फाइनली मिल गया। दिखाई देता है ये एक ब्लू हेयर वाला लड़का था। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है जैसा कि उन सारे नोवेल्स के अंदर बताया जाता था कि ज़ॉम्बीज के अंदर रेड क्रिस्टल पाए जाएंगे और मेरे को ये क्रिस्टल मिल चुका है और इसके बदले में मैंने अपने 7 साथियों का बलिदान दिया है और बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करते हुए फाइनली इसको कलेक्ट कर पाया है। अब इस स्टोन को एब्सॉर्ब करने के माध्यम से मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, उसके बाद और ज़ॉम्बीज खत्म करूंगा और फिर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और ऐसे ही चलते चलते मैं इस एपोक्लिप्स का किंग बन जाऊंगा, मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। लगता है इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट अब मैं ही बनने वाला हूँ। इसके साथ वो स्टोन को लेता है और हंसते हुए कहता है तो फिर चलो अब मुझे इवॉल्व करो। उसके साथ वो स्टोन को टक्कर लेता है और खुश होते हुए कहता है अब मेरे अंदर इतना ज्यादा पावर आएगा जिसके बारे में आज तक कभी भी ह्यूमैनिटी ने सोचा तक नहीं है, और उसके बाद मैं हर दिन हर घंटे एक नए इंसान से शादी कर सकता हूँ, कोई भी मेरे को रोक नहीं पाएगा, मैं बनूंगा इस दुनिया का बेताज बादशाह। और ऐसे ही वो काफी देर तक अपना पढ़ाई करने लगता है, बट कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और वो अपने शरीर के अंदर कोई भी बदलाव को नहीं देख पाता और वो परेशान होते हुए कहता है क्या ये सब कुछ फालतू था, क्या वो सारे स्टोरीज बकवास थे, इसने तो मेरे शरीर के ऊपर कोई भी एवोल्यूशन नहीं क्रिएट किया। बट उसी पल उसको अचानक से अपने पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जमीन में गिर जाता है। उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था, बट वो अपने आप को तसल्ली देता है ऐसे ही मुझे पता है एवोल्यूशन के वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और मैं अगर इसको एक बार के लिए सही लिया तो फिर मेरा फ्यूचर रोशन हो जाएगा। उसके बाद अचानक से उसके मुंह से खून निकलता है, उसके पूरे चेहरे के अंदर रग दिखाई देने लगे थे। वो जोर जोर से चीखते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेरे साथ धोखा हुआ है। और फिर अचानक से ब्लड प्रेशर के कारण से उसका गला मुड़ जाता है और इसी के साथ इस लड़के का प्रोटैगनिस्ट बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर हमारे हीरो ने उस बच्चे को अपने पिता के पास पहुंचा दिया था और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए काफी ज्यादा रो रहे थे। तभी लिली कहती है भाई फैन तुम्हारे पूरे शर्ट और पैंट के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं, क्या आपको चोट लगा है। वही फैन इसके लिए मना करता है। उसी वक्त वो बूढ़ा सोल्जर उस ड्राइवर वाले आदमी को कहता है तो चेन जाओ और लिटिल फैन को उसका हक का पैसा दे दो, उसने तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम करा है। भाई चेन आगे बढ़ता है और फैन को 100 रुपया दे देता है और उसे धन्यवाद कहता है। भाई फैन पैसे को लेते हुए हंसते हुए कहता है अरे इसमें इतना ज्यादा परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, चलो ठीक है मैं चला। इसके साथ वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है, जबकि पीछे से चैन मनी मन सोच रहा था ये पैसा मेरे को उस बूढ़े आदमी वांग ने दिया है। मैंने पहले सोचा था इस एपोक्लिप्स के वक्त पैसा पूरी तरीके से बेकार हो चुका है और ये सभी लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं, बट इसने सही में पैसा ले लिया। वो पीछे से बूढ़े आदमी वांग के पास जाते हुए धीरे से फुसफुसा कर पूछता है कि ये चीज कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है। तभी बूढ़ा आदमी थोड़ा सा रूड होते हुए कहता है इसमें कौन सा स्ट्रेंज चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही तो सोसाइटी के अंदर होता है, जब कोई अच्छा काम करता है या फिर तुम्हें उसका सर्विस देता है तो तुम्हें उसके लिए पेमेंट देना चाहिए, चाहे वो एपोक्लिप्स की वक्त क्यों ना हो। और हमारी सनशाइन कम्युनिटी के अंदर ऐसे ही चलता है, इसे बस ये एक तरीके का ऑर्डर के जैसा है जो कि तुम्हें हामिल रहने में मदद करेगा और ये चीज फ्यूचर में दोबारा से इंसानियत को दुनिया में बसाने में मदद करेगा। तभी पीछे से वो बूढ़ा इंजीनियर आते हुए हंसते हुए चैन से कहता है तुम्हारा इस तरीके से सोचना बहुत ही ज्यादा आम सी बात है, हम लोगों को भी यहाँ पर पहली बार आते हुए काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और हम लोग सोच रहे थे कि छोटा फैन का दिमाग का स्क्रू ढीला है, बट अभी हम लोग समझ चुके हैं ये एक बहुत ही ऊंचे लेवल का थॉट है जिसके बारे में हर कोई समझ नहीं सकता। भाई वो चेन पूरी तरीके से हैरान होते हुए मनी मन कहता है इस आदमी ने जो कहा मेरे को वो कुछ भी समझ में नहीं आया, बट लगता है इसने कुछ बहुत ही बड़ी बात कह दी जिसे समझने के लिए मेरे पास अभी भी उतना दिमाग नहीं है। वैसे शिफ्ट होता है शहर के अंदर के एक बहुत ही बड़े से बेल के पास, जहाँ पर 12 बजने के साथ साथ घंटा बजना भी शुरू हो जाता है। सनशाइन कम्युनिटी के अंदर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होता है। अंकल वांग कहता है ये तो पास वाले क्लॉक टावर का साउंड है। तभी वो बूढ़ा औरत कहती है हाँ अभी 12 बज चुके हैं और इसी के साथ एक घंटा बज रहा है, लगता है किसी ने इस टावर के बेल को ठीक कर दिया है, बट इसके आवाज के कारण से ये काफी सारे ज़ॉम्बीज को अपने पास खींच कर ले आएगा जो कि
बाकी के जो सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा है वो लोग कुछ सप्लाईज को लेने के लिए बाहर आ पाएंगे। भाई बूढ़ा इंजीनियर कहता है मैं बस सोच रहा हूँ इस वक्त को किसने इतना बड़ा काम को करा होगा, बट लगता है यहाँ पर सही में अभी तक ह्यूमैनिटी जिंदा है जिसने की सारे लोगों की मदद करने के लिए इतना बड़ा जोखिम लिया और घड़ी को ठीक कर बचाया। दिखाई देता है बाहर का सीन, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस घड़ी के आसपास इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तभी दिखाई देता है वहाँ से काफी ज्यादा दूर एक गाड़ी के आसपास वही फैन के साथ मिले थे वो लाइब्रेरी वाला ग्रुप था। वो व्हाइट शर्ट वाला कहता है बॉस आपने तो बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है, अभी दोपहर का 12 बज रहा है और इस घंटे से अब हमारा रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और हम लोग आराम से हमारे सप्लाईज को कलेक्ट कर पाएंगे। तभी वो रेड हेयर वाली लीडर कहती है बट मुझे नहीं लगता ये हर बार काम करेगा, चलो जो भी हो हमारे पास बस 2 मिनट है, जल्दी से जल्दी अपने बैग को आसपास के दुकानों से सप्लाईज को लेकर भर दो। बट तभी अचानक से उनके पैरों तले जमीन कांपने लगता है। सभी लोग हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर कुछ तो गलत है, ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं लग रहा। तभी दिखाई देता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ज़ॉम्बी आसपास के सारे ज़ॉम्बीज को इधर उधर फेंकते हुए आगे बढ़ता है। वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा ताकतवर था, उसके सामने बाकी के ज़ॉम्बी बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह थे। फिर वो क्लॉक टावर के बहुत ही पास आते हुए एक लंबा सा जाम मारता है सीधा घंटी की तरफ। उसके बाद घर के ऊपर चढ़ते हुए जोर से दहाड़ मारता है और फिर क्लॉक टावर को उसी जगह पर तफा कर देता है। भाई वो घड़ी का डायल ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। भाई सीन शिफ्ट होता है दोबारा से टीम के पास। वो रेड हेयर वाला लीडर परेशान होते हुए कहता है लगता है ये सारे ज़ॉम्बीज अब इवॉल्व होते हुए अपने अंदर इंटेलिजेंस को भी एवॉल्व करने लगे हैं। और वो मन सोचता है कि सही में अभी ह्यूमैनिटी को इस हालत में जिंदा भी रखा जा सकता है, हर वक्त के साथ ये और भी ज्यादा खतरनाक बनता चला जा रहा है। वही सीन शिफ्ट होता है दोबारा से सनशाइन कम्युनिटी के अंदर। उन लोगों को अभी आशा का किरण दिखा था बट तुरंत ही वो लोग परेशान होते हुए कहता है ये बेल अपने बजने के वक्त अचानक से बंद कैसे हो गया। तभी वो इंजीनियर वाला आदमी कहता है लगता है वहाँ पर कुछ न कुछ हादसा तो जरूर से हुआ है और इसके साथ लगता है हमने अभी अभी जो भविष्य का किरण देखा था वो भी इसी के साथ साथ डूब गया है। ओल्ड वांग कहता है नहीं आशा कभी भी मर नहीं सकता। वो फैन की तरफ देखते हुए कहता है हर वक्त इंसानों के अंदर बस एक उम्मीद का किरण रहना चाहिए जो चीज उनको भविष्य में और भी ज्यादा ग्रो करने में मदद करता है। और कभी कभी लोग जब इसे देख नहीं पाते तब एक इंसान को एक लीडर को आगे बढ़ना पड़ता है और सभी लोगों को लीड करना पड़ता है। दोस्तों क्या लगता है ये एपोक्लिप्स कौन सा मोड़ लेता जा रहा है और ये स्टोन फैन का किस तरीके से काम को आएगा? क्या सही में ह्यूमैनिटी दोबारा से सोसाइटी को रिस्टोर कर पाएंगे? जानेंगे हम लोग, समझेंगे हम लोग। बट नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर जरूर से लाइक कर हाइप के बटन को प्लीज दबा देना जिससे कि वीडियो की रीच थोड़ा सा बढ़ सके। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाज़नी 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।